ये दुनिया को तबाह करने वाले राक्षस का ब्लूप्रिंट था, लेकिन जो बना वो एक मासूम चेतावनी निकली। मुझे लगा ये आखिरी विपत्ति का औरत वाला रूप है और सामने जो सीना है वो विपत्ति की ताकत जमा करने वाला एनर्जी जाल है। लेकिन 2.5 मिनट तक टेस्ट करने पर स्पर्श और कोमलता दोनों ही ये साबित कर रहे थे कि वो बस एक साधारण इंसान है। इससे मैं टूट सा गया। मैंने उसमें जो विनाश दूत की बाईं बांह लगाई थी और जो मरकत साम्राज्य की आंख लगाई थी और आखिर में जो अपवित्र दिल का ट्रांसप्लांट किया था, वो सब कहाँ गया? मुझे खून बहने की बिजली वाली आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? तभी अचानक मेरे असिस्टेंट ट्विच ने मुझे सावधान किया। अगले ही पल उस लड़की ने मेरी गर्दन की मुख्य नस पर काट लिया। ट्विच धीरे धीरे दुखी होकर मुझे अलविदा कहने लगा। अलविदा जीनियस एल्केमिस्ट, अफसोस, एक 15 साल का बेचारा कुंवारा आखिर एक लड़की के हाथों मर गया। सच तो यह था कि 300 साल पहले मेरा परिवार अज्ञात कारणों से खत्म हो गया था। एल्केमिस्ट परिवार की शान फिर से जगाने के लिए, परिवार के इकलौते जीनियस एल्केमिस्ट होने के नाते मैंने 400 दिनों में सबसे ताकतवर बायोकेमिकल हथियार बनाया था और मन ही मन कल्पना कर रहा था कि वो अपने भयानक रूप से दुनिया पर राज करेगा। लेकिन जो बना वो एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत औरत थी, और वो भी इतनी हिम्मत वाली कि अपने मालिक यानी मुझ पर ही झपट पड़ी। उस निकम्मे ट्विच ने तो मेरे आखिरी शब्दों के बारे में सोच भी लिया था, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे बुरी तरह कोसते सुना। बदबूदार चूहे, मैं अभी तुम्हारे पनीर के स्टोर में खटमल के अंडे डाल दूंगा। ये सुनकर ट्विच चिल्लाया, तुम जिंदा हो? तब पता चला कि जमीन पर जो खून पड़ा था वो मेरा नहीं, बल्कि टेस्ट में इस्तेमाल किए गए जानवर का था। ये सुनकर मैंने गर्व से नाक फुलाई। मैं आज के दौर का सबसे बड़ा एल्केमिस्ट हूं, भला अपने ही प्रयोग पर कैसे मर सकता हूं? और वैसे भी मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि न्यूट्रिएंट लिक्विड में मेरा आत्मा वाला अर्क मिला दो, इससे वो मुझसे खास लगाव रखेगी। ट्विच हैरान होकर बोला, तुमने मुझे ऐसा कब कहा था? मुझे तो जरा भी याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी और तुमने मुझे एक बोतल दी थी कि इसे अंतिम विपत्ति के न्यूट्रिएंट लिक्विड में डाल देना। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई तो मैंने उसे ही पी लिया। इतना कहते ही ट्विच का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मन में आया, अब तो सब बर्बाद हो गया। बेहोश पड़ी अंतिम विपत्ति को देखकर मैंने अपना गुस्सा दबाते हुए आदेश दिया, अंतिम विपत्ति, अपने मालिक के ऊपर से जल्दी उठो। लेकिन उसने तो मेरी एक न सुनी और बस मुझे ही टुकुर टुकुर देखती रही। फिर उसने अपना मुंह खोला और मेरे पास आ गई। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी जीभ ने मुझे धीरे से चाट लिया। 15 साल की सिंगल लाइफ के बाद मैं ऐसी लुभावनी हरकत कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये खत्म भी नहीं हुआ था कि उसने फिर से चाट लिया। शर्म और गुस्से से पागल होकर मैंने उसे धक्का देकर दूर किया और ट्विच पर चिल्लाया, बदबूदार चूहे, जल्दी से सफाई वाला स्प्रे लाओ। फिर मैंने एक बटन दबाया और उस विपत्ति रूपी औरत की खाली निगाहों के सामने उसे वापस बंद कर दिया। जब उसे पता चला कि उसे बंद कर दिया गया है तो वो घबरा गई। मैंने जल्दी से खुद को डिसइंफेक्ट किया। सफाई करते वक्त मुझे अचानक एक बात याद आई और मैं अलमारी में ढूंढने लगा। जल्द ही मुझे एक फाइल मिली, अंतिम विपत्ति का मूल प्रयोग शरीर। तब मुझे याद आया कि वो प्रयोग ओरिजिनल ह्यूमन 2252 है। ट्विच के कहे अनुसार वो वही लड़की है जिसे हमने 1 साल पहले बचाया था, जिसके हाथ पैर नहीं थे। तभी तो वो मुझे इतनी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन ये ठीक नहीं था। मुझे याद है उसके बाल बैंगनी थे, अब सुनहरे कैसे हो गए? और उसका स्वभाव भी तो बदल गया था। बात 1 साल पुरानी है। हम अभी अभी बैंक लूट कर निकले ही थे कि सिटी डिफेंडर होमिल्क से भिड़ गए। उस वक्त वो एक ऐसी औरत का पीछा कर रहा था जिसके हाथ पैर कटे हुए थे। होमिल्क ने उस गंभीर रूप से घायल औरत को देखकर तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई। वाकई सिविल इलेक्शन टीम के लोग कमाल के होते हैं। इतनी बुरी चोट के बाद भी तुमने मेरे 5 फर्स्ट क्लास सिपाहियों को मार गिराया। जल्दी बताओ, सिविल इलेक्शन टीम की किल लिस्ट कहां छुपाई है? बता दो तो तुम्हें आराम से मरने दूंगा। लेकिन औरत बस होमिल्क को घूरती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। तब होमिल्क को याद आया कि सिविल इलेक्शन टीम ने गोपनीयता के लिए मेंबर्स की बोलने की क्षमता खत्म कर दी थी। वो केवल खास इशारों में बात कर सकते थे। जब औरत ने अपनी पीठ के पीछे से कुछ निकाला तो होमिल्क ने गोली मारकर उसका हाथ उड़ा दिया। मरते वक्त भी शैतानी सूझ रही है। तब औरत के हाथ से एक भालू का खिलौना गिर गया। होमिल्क ने जमीन पर पड़ा खिलौना उठाया और हैरानी से बोला, क्या नेम लिस्ट इस घटिया खिलौने में छुपी है? जब वो ये सोच ही रहा था तब उस औरत ने अपने घायल हाथ से उसकी पैंट पकड़ ली और भालू वापस लेना चाहा, लेकिन उसके मुंह से बस आ की आवाज निकल रही थी। होमिल्क ने फौरन अपनी बंदूक से वार किया और फिर अपना पैर उसके सिर पर रख दिया। लगता है ये भालू तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तो लो, इसे वापस ले लो।
ये कहते हुए उसने भालू को औरत के सामने फेंक दिया और फिर गोली मारकर भालू का सिर उड़ा दिया। औरत की दर्द भरी पुकार सुनकर होम मिल्क का मकसद पूरा हो गया और वो उसे मारकर इनाम लेने वाला था। उसी वक्त मैंने इंटरफेयर किया और उसका मजाक उड़ाया कि एक नेक और ईमानदार सिटी डिफेंडर भी पैसे का लालची निकला। ये सुनकर होम मिल्क का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत मुंह पर बंदूक तान दी। वहां कौन है? मैंने बिना डरे अपना परिचय दिया। लॉज, गोथम शहर का सबसे दुष्ट अपराधी और दुनिया का सबसे महान एल्केमिस्ट अफसोस। पास में खड़े ट्विच ने यह देखकर जोर से खांसा। तब मुझे उसकी मौजूदगी याद आई और मैंने जल्दी से कहा, और ये मेरा पहला असिस्टेंट पागल चूहा वैज्ञानिक है। यह सुनते ही ट्विच ने तुरंत सुधार किया। हमारे बीच बराबरी का रिश्ता है और कृपया ध्यान दें, मैं रहस्यमय और पागल चूहा वैज्ञानिक हूं। एडजेक्टिव शब्द जरूरी हैं। इस बात पर हम दोनों में थोड़ी बहस भी हो गई, क्योंकि पागल चूहा वैज्ञानिक में पागल शब्द पहले से मौजूद था, इसलिए रहस्यमय और पागल जोड़ना जरूरी नहीं था। होमिल्क साफ तौर पर परेशान हो गया और उसने धमकी दी कि अगर हमने ज्यादा शैतानी की तो वो हमें हमेशा के लिए हमारी मां से मिलने नहीं देगा। उसका यह तिरस्कार देखकर मैंने ट्विच से कहा कि वो चीज बाहर निकालो। फिर उसने बैंक से लूटा हुआ पैसा वहां फेंक दिया। होमिल्क तब समझा कि हम दोनों ने ही व्हाइट क्वीन बैंक लूटा था। जब उसे हमारी करतूत का पता चल गया तो हम दोनों ने गर्व से अपनी गर्दन उठाई, लेकिन होमिल्क ने तिरस्कार से कहा, अपराध की तारीफ करके मेंटल सेटिस्फैक्शन ढूंढना ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी का लक्षण है। अक्सर ऐसे अपराधी लो लेवल होते हैं। ये कहकर उसने बंदूक उठाई। मैं आमतौर पर कचरा मारना पसंद नहीं करता, लेकिन आज अपवाद है। मैं तुम्हें भागने के लिए 3 सेकंड देता हूं। इस पर मैंने बस कंधे उचकाए। क्या तुम्हें लगता है लॉज को इसकी जरूरत है? आओ, मुझे गोली जेंटलमैन का कमाल दिखाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर होमिल्क ने ट्रिगर दबाना चाहा, लेकिन उसकी उंगली हिल ही नहीं रही थी। फिर उसने महसूस किया कि उसकी बंदूक भारी होती जा रही है। अगले ही पल वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। तब उसने पैसों की थैली से निकलती हरी गैस देखी। मैंने गर्व से कहा, अब देखी, बहुत देर हो चुकी है। ये सेलुलर नर्व डिसरप्टर टॉक्सिक गैस है। 8 सेकंड सांस लेने से जहर फैलता है और तुम तो इसे 1 मिनट से सांस में ले रहे हो। यह सुनकर होमिल्क का चेहरा उतर गया और उसने पूछा कि हम उस औरत को क्यों बचा रहे हैं। मैंने तिरस्कार से कहा, हम तो सबसे बुरे खलनायक हैं, भला बचाने जैसा नेक काम क्यों करेंगे। इतना कहकर मैंने होमिल्क के सिर पर गोली चला दी। अगले ही पल वो एक कीचड़ जैसा जीव बन गया और डर के मारे वहां से भाग गया। ट्विच ने यह देखकर नाक सिकोड़ी। सिटी डिफेंडर भी बस इतना ही है। फिर उसने ताली बजाई और जाने को तैयार हुआ, लेकिन उसने देखा कि मैं उस औरत के पास बैठा हूं। वो समझ नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे उत्सुकता थी कि आखिर ये औरत कब तक और टिक सकती है। अब उसके हाथ पैर नहीं थे, घाव जहरीले होकर सड़ने लगे थे। वो इतनी देर से बची हुई थी, ये अपने आप में एक चमत्कार था। सेफ्टी इंस्पेक्टोरेट ने उस पर इतना जुल्म किया था, इसका मतलब उसकी पहचान जरूर खास रही होगी। दूसरी ओर ट्विच बेसब्री से बोला, उसकी मौत से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस वापस जाकर जश्न मनाना है। अचानक उसका लहजा बदला। कहीं तुम उसे बचाने का तो नहीं सोच रहे? मैंने तुरंत विरोध किया। मैं गोथम का सबसे दुष्ट खलनायक हूं, भला किसी को कैसे बचा सकता हूं? तो फिर बकवास बंद करो और चलो। जाते वक्त मैंने फिर उस औरत की तरफ देखा। वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ हिला रही थी। मेरा दिल पसीज गया, लेकिन मैंने तुरंत अपना मन कठोर कर लिया। रोज कितने लोग मरते हैं, उससे मेरा क्या लेना देना। मैं नरम दिल नहीं बन सकता। तभी आकाश में बिजली चमकी और गरज सुनाई दी। मैं और ट्विच छाता लेकर जाने लगे, लेकिन वो औरत अब भी आगे देख रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से रेंगकर टूटे हुए भालू को उठाया और फिर एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। बारिश की ठंडी बूंदें उस पर गिर रही थीं। आखिरकार मैं उसे यूं छोड़ नहीं सका और उसके पास लौट आया। दृश्य बदला और हम ऑपरेशन थिएटर में थे। ट्विच ने सर्जिकल गाउन पहने हुए मुझसे पूछा, तुम्हें पता है हम क्या कर रहे हैं? मैंने सहज भाव से कहा, सर्जरी, और क्या। ट्विच अचानक गुस्से से भड़क उठा। हम किसी की जान बचा रहे हैं। तुम्हें यह बचाने की बीमारी कब से लग गई? क्या तुम अपना लक्ष्य भूल गए? मैंने शांति से कहा, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा खलनायक बनना है, ताकि दुनिया फिर से पेल शिराड परिवार की दहशत और महानता देख सके। लेकिन उससे पहले हमें दुनिया को तबाह करने वाला बायोकेमिकल हथियार अंतिम विपत्ति बनाना होगा। ये तमाम चरम नकारात्मक भावनाओं के मेल से बनती है, और सबसे जरूरी बात, इसकी आत्मा में जरा सी भी पवित्रता का अंश होना चाहिए। यही वो चाबी है जिससे अंतिम विपत्ति पर काबू पाया जा सके। नहीं तो हम हजारों बार क्यों नाकाम होते, और ये औरत इन सभी शर्तों पर सटीक बैठती है। ट्विच ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन कहा,
पर यह लड़की बहुत बुरी तरह घायल है, कभी भी दम तोड़ सकती है। क्या सच में ये ठीक रहेगा? मैंने दृढ़ता से कहा, इसीलिए अब हमें तुरंत अंतिम विपत्ति का प्रयोग शुरू करना होगा। हम काम बांट लेते हैं। तुम ट्रांसप्लांट सामग्री तैयार करो और मैं डिस्पेयर सैक का पल्प लेकर आता हूं। जल्द ही 4 सामग्रियां तैयार हो गईं। ये थीं विनाश दूत का सूखा बायां पर, मरकत साम्राज्य का दुखी दायां पर और आर्टिफिशियल हार्ट अनहोली हार्ट का अपग्रेडेड वर्जन 3 और अंत में फॉसिलाइज्ड डिस्पेयर सैक का पल्प। बिना देर किए चलो एक चमत्कार रचें। लेकिन अब इतनी मेहनत से बनाई गई अंतिम विपत्ति को एक सीधी सादी प्यारी लड़की के रूप में देखकर ट्विच सन्न रह गया। उसने पूछा, अब हम क्या करें? मैंने थोड़ा सोचा और कहा, कल सुबह से नियम के अनुसार टेस्ट शुरू करेंगे। अगर आखिर में ये असफल निकली तो इसे निपटा दिया जाएगा। मैं कोई असफल चीज अपने पास नहीं रखता। जल्द ही रात हो गई। दिन भर की घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थीं और नींद नहीं आ रही थी। मैंने उठकर अंतिम विपत्ति को देखने का फैसला किया। न्यूट्रिशन रूम में पहुंचा तो देखा कि वो शांत है, लेकिन उसका शरीर कांप क्यों रहा है? मैं थोड़ा चौंका। क्या अंतिम विपत्ति को भी अकेले रात गुजारने से डर लगता है? लेकिन ये मेरी समस्या नहीं है। आखिर वो एक घटिया सैंपल है। ये सोचकर मैं जाने लगा। लेकिन फिर मुझे दिन में उसका मुझे चाटना और अब उसका डरा हुआ चेहरा याद आ गया। आखिरकार मैंने लाल बटन दबाकर शीशे का आवरण खोल दिया और कहा कि मैं उसे सोने के लिए कोई अच्छी जगह दूंगा। दृश्य बदला। मैं उसे अड्डे की 7वीं मंजिल के हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट बॉडी मॉनिटरिंग एरिया में ले आया। वहां एक विशालकाय जंगली अजगर ने मुझ पर घुर्राते हुए कहा कि वो मुझे जिंदा खाल उधेड़ देगा। ये हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट बॉडी 8 दुष्ट अजगर था। फिर एक बड़ी आंख वाले राक्षस ने भी धमकी दी कि वो मेरी आत्मा को देख लेगा और हमेशा सताएगा। ये हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट बॉडी 15 गहरी राक्षस आंख था। उनका परिचय देने के बाद मैंने उस औरत से कहा, मेरे 8वें और 15वें एक्सपेरिमेंट बॉडी सबसे मिलनसार हैं। तुम उनके बीच में रहोगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। मेरी बात खत्म होते ही उस औरत को दोनों हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट बॉडीज के बीच वाले कमरे में बंद कर दिया गया। हालांकि वो फिर से डर गई, लेकिन मैंने हाथ हिलाकर कहा, सब अच्छे से रहना। अपने कमरे में लौटकर मैंने राहत की सांस ली। अब अंतिम विपत्ति को अकेलापन नहीं लगेगा। आखिरकार चैन से सो सकूंगा। उधर दूसरी ओर दुष्ट अजगर हैरान था कि आखिर उस छोटी सी लड़की को उनके साथ क्यों बंद किया गया है। गहरी राक्षस आंख ने थोड़ा सोचा और कहा, मैंने अफसोस को कहते सुना था कि यह छोरी अंतिम विपत्ति है। यह सुनकर दुष्ट अजगर जोर से हंसा। ये छोटी सी इंसान, मुझे हंसाओ मत। गहरी राक्षस आंख भी ठाका लगाकर बोली, अफसोस के अंतिम विपत्ति के प्रयोग हजारों बार असफल हो चुके हैं। पहले कम से कम कुछ देखने लायक बन जाता था, इस बार तो पूरा इंसान ही बना दिया। तभी उन्होंने देखा कि वो औरत शीशे पर दस्तक दे रही है। दुष्ट अजगर ने कहा, बेकार मेहनत मत करो। ये मैंने खास तौर पर बनवाया हाई फ्रीक्वेंसी व्हाइट गोल्ड क्वार्ट्ज है। मेरे पागल होने पर भी ये नहीं टूटता। अगर तुम इसे तोड़ दो तो मैं तुम्हें अपनी मां मान लूंगा। गहरी राक्षस आंख ने भी सहमति जताई। हाँ, मेरी जादुई किरणें भी इसे भेद नहीं सकती। तुम एक मामूली इंसान हो, तुमसे तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुमने तोड़ दिया तो मैं तुम्हारी पालतू बन जाऊंगी। ये सुनकर उस औरत का हाथ रुक गया। अगले ही पल उसकी बांह पिघले हुए लावा से ढक गई। ये देखकर दुष्ट अजगर और गहरी राक्षस आंख दोनों दंग रह गए। फिर उस औरत ने पूरी ताकत से शीशे पर हाथ मारा और आग की लपटों ने मजबूत शीशे को पिघला दिया। देखते ही देखते शीशे में एक बड़ा सा छेद हो गया। वो औरत कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हुआ और उसके हाथ में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन दुष्ट अजगर और गहरी राक्षस आंख दोनों अब तक हक्के बक्के थे। दुष्ट अजगर ने तुरंत सिर झुकाया। बड़ी दीदी, ये छोटा भाई आपको प्रणाम करता है। अब से मैं आपकी सवारी हूं। कृपया मेरी दीवार भी पिघला दो। गहरी राक्षस आंख ने भी विनती की। बड़ी दीदी, मैं आपकी पालतू बनूंगी, मुझे भी आजाद कर दो। इधर मैं अभी भी सो रहा था और नींद में मां बुदबुदा रहा था। अचानक तेज अलार्म की आवाज ने मुझे जबरन नींद से जगा दिया। मैं बाहर निकला तो सामने घबराया हुआ ट्विच मिला। तीव्र अलार्म का मतलब था कि कम से कम 3 हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट बॉडी भाग चुके हैं। ट्विच ने तुरंत भगोड़ों की जानकारी दी। दुष्ट अजगर और गहरी राक्षस आंख भाग गए हैं और F-203 प्रतिबंध अलगाव कक्ष भी। ये सुनते ही मैंने जानकारी छीन ली और वो हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। उस औरत ने खास दीवार को पिघला दिया था। मेरी आंखों में चमक आ गई। लगता है मैंने जो विनाश दूत की बाईं बांह का ट्रांसप्लांट किया था वो लोकलाइज हो गई है। तभी लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और हमारे सामने 2 बर्बरता पर उतारू राक्षस नजर आए। मैंने कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों का तमाशा खत्म हुआ।
तब उन्होंने हमारी ओर ध्यान दिया। दुष्ट अजगर पहले बोला, अफसोस कमीने, इतने दिनों से हमें चूहों की तरह बंद रखा है, आज तुझे जीते जी मारूंगा। ट्विच ने बिना कुछ कहे तुरंत एक गोली चलाई और दुष्ट अजगर के सिर के ऊपर धुआं फैल गया। दुष्ट अजगर चौंक गया और पूछा, ये क्या है? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ये 200 से ज्यादा अजगर बीटल के अंडों से भरा थैला है। तुम एक अजगर हो, जानते हो ना अजगर बीटल क्या होता है? दुष्ट अजगर की आवाज कांपने लगी। वो तो अजगर और उप अजगर प्रजातियों पर पलने वाला परजीवी है। एक बार चिपक गया तो मौत तय है। मैंने सिर हिलाया, समझदार हो तुम। उसी समय गहरी राक्षस आंख ने मौका देखकर हमला बोला। उसने सोचा कि जब मैं दुष्ट अजगर जैसे बेवकूफ पर ध्यान लगाए हूं तो वो अपनी जादुई किरणों से मुझे गला देगा, लेकिन सब कुछ मेरे कंट्रोल में था। मैंने एक हथगोला फेंका। गहरी राक्षस आंख का ध्यान भटका और अगले ही पल हथगोले से चमकदार सफेद रोशनी फूटी। गहरी राक्षस आंख चीखने लगी, अफसोस कमीने। मेरी आंखें जल रही हैं। जब मैंने देखा कि उन पर काबू पा लिया गया है तो मैंने धमकी दी कि वो जल्दी से अपने बंदी कमरे में वापस चले जाएं। तभी जिद्दी दुष्ट अजगर फिर चिल्लाया, ये मत समझना कि तुमने हमें हरा दिया, अभी हमारी बड़ी दीदी नहीं आई हैं। गहरी राक्षस आंख भी बोला, हाँ, बड़ी दीदी ने तुम्हारी खास दीवार भी पिघला दी थी, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं हैरान हुआ, तुम्हारी बड़ी दीदी कौन है? तभी राक्षसों के बीच से एक परछाई निकलकर आगे आई। मेरी नजरें गंभीर हो गईं। वो सचमुच अंतिम विपत्ति थी। अगर ये काबू से बाहर हो गई तो बड़ी मुसीबत होगी। दुष्ट अजगर अब और अकड़ गया। अफसोस, अब कहां गई तेरी अकड़? फिर उसने भड़काना शुरू किया, बड़ी दीदी, इस अफसोस नाम के कमीने ने हमें चूहों की तरह बंद करके प्रयोग किए, आप हमारा बदला जरूर लो। धीरे धीरे नजदीक आती अंतिम विपत्ति को देखकर ट्विच भी घबरा गया। उसने बेसब्री से पूछा, क्या अंतिम विपत्ति को रोकने का कोई उपाय है? मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा, फिलहाल ऐसा कोई उपाय नहीं है जो पूरी तरह से कारगर हो। अचानक उस औरत ने जोरदार छलांग लगाई और काली बिजली की तरह मुझ पर झपट पड़ी। मेरा दिल बैठ गया और मन ही मन कहा, गया काम से। अगले ही पल मैं उसके नीचे दबा हुआ था। दुष्ट अजगर ये देखकर जोर से हंसा, अफसोस, अब भी माफी मांग ले। मेरे ऊपर से ये अजगर बीटल के अंडे हटवा दे और मेरे पैर के नाखून चाट ले तो शायद मैं बड़ी दीदी से कहकर तेरी जान बख्शवा दूं। लेकिन अगले ही पल उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि अंतिम विपत्ति मेरे ऊपर लेटी हुई बस मेरा चेहरा चाटे जा रही। उस आदमी को हैरानी हुई कि जो दुनिया को तबाह कर सकती है वो अकेले नहाने जैसे साधारण काम भी नहीं कर सकती। और तो और उसे एक मामूली हेयर ड्रायर से भी बहुत डर लगता था। हुआ यूं कि अभी अभी वो दौड़ती हुई आई और मुझ पर झपट कर मेरा चेहरा चाटने लगी। मैंने गुस्से से उसे हटाया और चाटना बंद करने को कहा, लेकिन अंतिम विपत्ति तो बस मासूमियत से देखती रही। उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आई। मैं परेशान होकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी जगह सोने देता हूं। ये सुनते ही वो खुशी से फिर मुझसे लिपट गई। मैंने जल्दी से उसे रोका और कहा, कुत्ते की तरह बार बार मत चाटा करो। दुष्ट अजगर ये सब देखकर हैरान था कि उसकी बड़ी दीदी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। फिर मैंने बुरी नजर से दोनों राक्षसों की ओर देखा। तुम दोनों ने अंतिम विपत्ति को उकसाकर अलगाव कक्ष तुड़वाया और मेरी नींद खराब की। अब मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता हूं। 2.5 मिनट बाद दुष्ट अजगर एक बंधन पश्चाताप पोशाक पहने खड़ा था और बड़बड़ा रहा था, मैं तो एक उच्च कुल की अजगरनी हूं। ये कैसी बेवकूफी भरी पोशाक है, अब यहां इज्जत से कैसे रहूंगी? और गहरी राक्षस आंख के कमरे में ढेर सारे प्याज रख दिए गए थे। वो दर्द से कराह रहा था, ये प्याज जल्दी से हटाओ। इस बीच मैं अंतिम विपत्ति को हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट बॉडी एरिया से बाहर ले आया। अब सवाल यह था कि वो न तो लैब में रहना चाहती थी और न ही अलगाव कक्ष में। तो आज रात उसे कहां सुलाया जाए? ट्विच ने बिना सोचे मेरे कमरे में ले जाने को कहा। मैंने तुरंत उसे डांटा, बदबूदार चूहे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला एक्सपेरिमेंट बॉडी मेरे साथ एक कमरे में कैसे सो सकती है? ट्विच ने मजबूरी जताते हुए कहा, लेकिन यह विपत्ति सिर्फ तुमसे ही लगाव रखती है। उसे कहीं और भेजा तो फिर कोई हंगामा हो गया तो, इसलिए तुम्हारे पास ही सबसे सुरक्षित है। मैंने गर्व से नाक फुलाई। वो तो तय है, आखिर उसे तैयार करते वक्त मैंने उसमें अपना आत्मा वाला अर्क मिलाया था, इसलिए वो मुझसे जुड़ाव महसूस करती है। ट्विच शर्मिंदा होकर बोला, लेकिन तुमने मुझे जो आत्मा वाला अर्क दिया था, मैंने तो उसे पी लिया। ये सुनते ही मेरा पारा चढ़ गया और मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। ट्विच ने फौरन सफाई दी, तुम हमेशा मेरे नशे में होने पर ही काम बताते हो, भला वो कैसे ठीक से हो सकता है? मैं झल्ला गया, बेवकूफ कहीं के, अगर अंतिम विपत्ति बेकाबू हो गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तभी ट्विच ने अंतिम विपत्ति की तरफ इशारा किया, देखो वो क्या कर रही है।
मैंने देखा तो वो मछली घर में घुस चुकी थी और पानी में मुंह डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मैं आग बबूला हो गया और चिल्लाया, मेरी छोटी शराब को छोड़ो। लेकिन अंतिम विपत्ति पर कोई असर नहीं हुआ और वो और गहराई में जाती रही। मैंने गुस्से में उसका पैर पकड़कर जबरदस्ती बाहर खींचा। खींचने पर वो बाहर तो आ गई, लेकिन गिरते हुए ठीक मेरे ऊपर आ गिरी। मैं उसके नीचे दबकर हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने गुस्से से उसे हटाया और चेतावनी दी, भविष्य में छोटी शराब की मछली घर के पास मत फटकना। ये सब देखकर ट्विच हंसते हंसते लोटपोट हो गया और अंतिम विपत्ति को मेरे ऊपर छोड़कर वहां से भाग गया। जाते जाते उसने कहा, अंतिम विपत्ति का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मैं चिढ़कर बोला, बोलने को तो बस तू ही बचा है। अचानक अंतिम विपत्ति को छींक आ गई। तब मुझे याद आया कि वो अभी भी पूरी गीली थी। चलो पहले उसे नहला दिया जाए। दृश्य बदला और हम बाथरूम में थे। नहाने से पहले मैंने उस पर वायरस की जांच की और पुष्टि के बाद उसे खुद टब में जाकर नहाने का आदेश दिया। लेकिन अंतिम विपत्ति चेहरे पर भावहीन भाव लिए खड़ी रही और उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आई। मजबूरन मुझे उसे हाथ पकड़कर सिखाना पड़ा, जब मैं बाहर चला जाऊं तब तुम अपने कपड़े उतारकर टब में जाकर नहा लेना। समझाने के बाद मैंने पूछा, समझ आया? उसने जोर से सिर हिलाया। लेकिन अगले ही पल उसने मेरे सामने ही अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैंने हाथ हिलाकर उसे रोका। मूर्ख, मैंने कहा था कि मेरे जाने के बाद ऐसा करना। लेकिन फिर मैंने खुद को शांत किया। एक महान कीमियाई प्रयोग में एक्सपेरिमेंट बॉडी का कोई लिंक नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया, मेरी नाक से खून बहने लगा और ज्यादा खून बहने के कारण मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। 2.5 मिनट बाद मुझे होश आया। इस बार मैंने अक्ल दिखाई और काला चश्मा पहन लिया। इस झंझट भरी औरत को नहलाने के लिए जैसे ही मैंने पानी डालने की तैयारी की, वैसे ही अंतिम विपत्ति ने अचानक सिर उठा लिया। ये देखकर मैं लगभग बिखर गया। वाकई जैविक खोल में एक भ्रामक आकर्षण होता है। पानी डालने के बाद मैंने उसे तौलिया पकड़ाकर खुद को पोंछने को कहा। चाहे जो भी विपत्ति हो, मैं अब और सर्विस नहीं करूंगा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव आए और उसने मेरे घावों की जांच की। ठीक उसी वक्त ट्विच दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और हम दोनों को टब में देखकर उसने समझदारी दिखाते हुए दरवाजा वापस बंद कर लिया और इशारा किया कि हम अपना काम जारी रखें। फिर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने फिर दरवाजा खोला और याद दिलाया, अगर वंश बढ़ाने की सोच रहे हो तो लिक्विड कंडोम पहनना मत भूलना। ये कहकर उसने दरवाजा बंद किया और मेरी मां की तस्वीर की ओर देखकर भावुक होकर बोला, मालकिन अब आप निश्चिंत हो सकती हैं। छोटे मालिक की रुचि सामान्य है। मेरी आंखों में हताशा थी। सोचो, मैं जैसा जीनियस एल्केमिस्ट अपने ही प्रयोग की देखभाल करने वाला बनकर रह गया। जब मैंने हेयर ड्रायर निकालकर उसके बाल सुखाने चाहे तो देखा कि शांत बैठी अंतिम विपत्ति का चेहरा अचानक कागज की तरह सफेद पड़ गया। दरअसल उसने हेयर ड्रायर को बंदूक समझ लिया था और डर के मारे छुप गई। मुझे गुस्सा आ गया और समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है। गुस्से में मैंने पर्दा हटाया और कहा कि बिना वजह नाटक न करे। लेकिन देखा कि वो कोने में दुबकी हुई है और उसका पूरा शरीर कांप रहा है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो दुष्ट अजगर और राक्षस आंख से भी नहीं डरी थी, लेकिन मुझसे इतना डर क्यों रही है? फिर मुझे ख्याल आया कि शायद हेयर ड्रायर का शेप बंदूक जैसा है और इससे उसे पीछा किए जाने की याद आ गई। लगता है अभी भी पुरानी यादें बाकी हैं। ये एक्सपेरिमेंट बॉडी वाकई मुसीबत है। ये सोचकर मैंने खुद हेयर ड्रायर उठाया और उसके सामने चलाकर दिखाया कि इसमें कोई खतरा नहीं है। ये देखकर अंतिम विपत्ति आश्वस्त हो गई और मुस्कुरा दी। फिर उसने हेयर ड्रायर लेकर खेलना शुरू कर दिया, लेकिन 2.5 मिनट बाद भी वो उसे चलाए जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे पछतावा होने लगा कि काश उसे डरा हुआ ही छोड़ देता। मैंने झटके से उससे हेयर ड्रायर छीन लिया और डांटा, और नहीं खेलना। जब हेयर ड्रायर छिन गया तो उसने तुरंत मेरी बांह पकड़ी और गिड़गिड़ाई नजरों से देखा। लेकिन मैं जरा भी पसीजा नहीं और हेयर ड्रायर को अलमारी में बंद करते हुए कहा, झूठा प्यार जताने से कुछ नहीं होगा। अगली बार अच्छा व्यवहार करोगी तो फिर खेलने दूंगा। अब जल्दी सो जाओ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में निराशा छा गई, लेकिन उसने मेरा कहना माना। उस आदमी को हैरानी हुई कि बर्फीली मशीनों से बनी अंतिम विपत्ति को भी आम इंसानों की तरह सोते वक्त ठंड लगती है, जबकि मैंने तो उसकी सारी भावनाएं मिटा दी थीं। फिर भी उसकी आंखों में इंसानियत की गर्माहट बाकी थी। रात को वो चुपके से मुझे चूमने के लिए आगे बढ़ी। हुआ यूं कि जब मैंने अंतिम विपत्ति को नहलाकर कमरे में पहुंचाया तो सोच रहा था कि उसे कहां सुलाऊं। वो एक एक्सपेरिमेंट बॉडी थी, मेरे साथ बिस्तर पर नहीं सो सकती थी। तभी अचानक उसकी परछाई सर की आवाज के साथ मेरे पास से गुजरी। जब मैंने देखा तो वो आराम से मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं अवाक रह गया और उसे बिस्तर से नीचे खींचने लगा। मूर्ख, जल्दी से नीचे उतरो। 2.5 मिनट की मशक्कत के बाद मैंने उसे जमीन पर उतारा और सख्ती से कहा,
एक्सपेरिमेंट बॉडी कभी भी बिस्तर पर नहीं सो सकती। आज रात तुम यहीं जमीन पर सोओगी। बिल्कुल भी हिलना मत, कोई आवाज मत करना, और बाथरूम जाकर हेयर ड्रायर को हाथ भी मत लगाना। ये सब कहकर मैं लेट गया, लेकिन काफी देर तक आंखें बंद ही नहीं हो रही थीं। हालांकि इस लड़की ने अभी तक कोई आक्रामक रवैया नहीं दिखाया था, लेकिन क्या पता आधी रात को अचानक बिगड़ जाए। ये सोचकर मैंने उसकी तरफ चोरी से देखा। वो एक छोटे जानवर की तरह सिमटी हुई थी और बड़ी शांत लग रही थी। मेरा तनाव थोड़ा कम हुआ और मैं करवट बदलकर आंखें बंद करने ही वाला था कि कानों में कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने नींद में ही उसे हिलने से मना किया। जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं गुस्से में उठ बैठा और सोचा कि वो क्या चाहती है। मैंने झुंझलाकर रजाई हटाई और उसे डांटने के लिए खड़ा हुआ। तब मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पास जाकर देखा तो उसके होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे। ओह, तो उसे ठंड लग रही थी। मेरा मन पसीज गया। मैं ट्विच के कमरे में गया। वो खर्राटे भरते हुए गहरी नींद में सो रहा था। मैंने ठंडे स्वर में उसके गाल थपथपाए, लेकिन वो बस मुंह बिचकाकर दूसरी करवट लेकर सो गया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तुरंत अबकस बदबूदार कीड़ा लेकर आया और बिना कुछ कहे उसकी नाक के सामने रख दिया। बदबू नाक में जाते ही वो उल्टी करने लगा और फिर मुझ पर चिल्लाने लगा। अफसोस, आधी रात को मुझे मारने पर तुल गया है क्या? मैंने बिना शर्मिंदगी के कहा। तूने ही तो अंतिम विपत्ति मेरे सिर थोप दी थी। दरअसल मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारे पास कोई नया बिस्तर है? ये सुनते ही ट्विच की नींद गायब हो गई। ओह, तो बात विपत्ति वाली छोरी की है। मुंह से तो उसे बुरा कहते हो, लेकिन दिल से बड़े नरम हो। मैंने तुरंत विरोध किया। कल उसका टेस्ट है, उसकी शारीरिक क्रियाएं स्थिर रखनी होंगी। जब ट्विच ने सवाल किया तो मजबूरन मुझे बताना पड़ा। मेरे पास जो भी बिस्तर हैं, वो सब प्लान किए गए हैं। सोमवार और रविवार एक साप्ताहिक चक्र है, इसलिए उरोरोबोरोस चिन्ह वाला। मंगलवार और बुधवार कीमियाई प्रतीकों वाला, इससे मुझे रिसर्च में मदद मिलती है। गुरुवार को पूरा बैंगनी रंग का, क्योंकि वो मां का पसंदीदा रंग है। और शुक्रवार को क्राइम आर्ट हीरो के समान 4 टुकड़ों वाला सेट, क्योंकि उस दिन क्राइम आर्ट प्रसारित होता है। जब मैं आगे बताने वाला था, ट्विच ने बीच में टोका। शनिवार को तो तुम अंतिम विपत्ति की काल्पनिक छवि वाला बिस्तर इस्तेमाल करते होगे। मैं चुप हो गया। आखिरकार मैंने हार मानी और बिस्तर रखने की जगह पर गया। शनिवार वाली अलमारी खोली और फर्श पर उसके लिए बिस्तर लगा दिया। मैंने हिदायत दी, इस पर लार मत बहाना और इसे लपेटकर इधर उधर मत घूमना। उसने विनम्रता से हाँ कही और जल्द ही सो गई। लेकिन अब मेरी नींद गायब हो चुकी थी। सोच रहा था कि क्या उसे सुरक्षा कवच पहनाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल मैं थकान से बेहोश होकर सो गया। दृश्य बदला, सुबह हो गई। अपने अलार्म से मेरी नींद खुली। अचानक मुझे रजाई पर एक हाथ दिखा। कानों में गर्म सांसों की आहट महसूस हुई तो मुझे तुरंत एहसास हुआ कि वो अंतिम विपत्ति है। उसने मेरी नींद का फायदा उठाकर मेरी रजाई में घुस बैठ कर ली थी। मेरे कान गर्म हो गए और मैं गुस्सा होने ही वाला था कि ट्विच अचानक कमरे में घुस आया और पूछने लगा कि रात कैसी गुजरी। ये देखकर मैंने जल्दी से अंतिम विपत्ति को ठीक से ढक दिया, लेकिन उसकी नजर बहुत तेज थी और उसने तुरंत रजाई के हिलने को देख लिया। उसने पूछा, अंदर क्या है? मैंने दिखावा किया कि उसकी आंखों में धूल चली गई है और वो गलत देख रहा है। मेरी बात खत्म होते ही अंतिम विपत्ति बिखरे बालों के साथ रजाई से बाहर निकल आई और हाँफने लगी। माहौल शांत हो गया। मैंने तुरंत सफाई दी। वो खुद आधी रात को चढ़ाई थी। ट्विच ने बिना झिझक कहा, तुम जवान खून वाले कुंवारे हो, मैं समझता हूं। हमारा इतना पुराना रिश्ता है, मुझसे छुपाने की क्या बात? उसकी बात खत्म होते ही मैंने बदबूदार कीड़े वाला स्प्रे उसके चेहरे पर छिड़क दिया। ट्विच बदबू से जमीन पर लौटने लगा और चिल्लाने लगा, अफसोस, कमीने, बकवास बंद करो और जल्दी से अंतिम विपत्ति के टेस्ट की तैयारी करो। दृश्य बदला और हम एक्सपेरिमेंट बॉडी टेस्ट एरिया में थे। ट्विच अंतिम विपत्ति की लंबाई नाप रहा था। जब पता चला कि उसकी लंबाई 171 सेंटीमीटर है तो ट्विच हंस पड़ा। तुम तो अंतिम विपत्ति से 11 सेंटीमीटर छोटे हो, तो क्या तुम्हें उसे चूमने के लिए पंजों पर खड़ा होना पड़ेगा? मैंने तर्क दिया कि मैं अभी डेवलपमेंट की अवस्था में हूं और बकवास बंद करने को कहा। अगला टेस्ट वजन का था। जब पता चला कि उसका वजन सिर्फ 64 किलोग्राम है तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि सामान्य हिसाब से इतने सारे उपकरण लगाने के बाद उसका वजन करीब 800 किलोग्राम होना चाहिए था। जब मैं ये सोच ही रहा था तब उस शैतान चूहे ने चुपके से उसकी छाती की माप ली और 36D निकलने पर वो बहुत खुश हुआ। मैं बस हताश था। लानत है इस चूहे पर, जरा भी काम की बात नहीं करता। अब फेफड़ों की क्षमता का टेस्ट था। मैंने तुरंत डेमो किया। एक गहरी सांस लेने के बाद मैंने उसे यंत्र में जोर से फूंक मारने का इशारा किया। इस तरह तुम्हारी फेफड़ों की क्षमता पता चल जाएगी। अब तुम्हारी बारी।
अंतिम विपत्ति ने भी वैसे ही सांस ली, लेकिन इस नादान लड़की को सांस रोकनी नहीं आती थी और वो लगभग दम घुटने से मरने वाली थी। अगले ही पल उसने मेरा चेहरा पकड़ा और बिना कुछ कहे मेरी तरफ चूमने के लिए झुक गई। ठीक उसी वक्त ट्विच लौट आया और ये सब देखकर गलतफहमी और गहरी हो गई। लगा कि अब चाहे पीले दरिया में भी कूद जाऊं, ये कलंक नहीं धुलेगा। मेरे बार बार मुंह धोने पर ट्विच हंसी नहीं रोक पाया। अपने ही एक्सपेरिमेंट बॉडी से जबरदस्ती किस कराने वाले तुम पेल शिराड परिवार के पहले व्यक्ति होंगे। मैंने कहा था ना कि तुम दोनों में कुछ गड़बड़ है, मानते कहां थे? वैसे विपत्ति वाली छोरी की किसिंग कला कैसी थी? मैंने गुस्से से उस पर पानी फेंक दिया। बदबूदार चूहे, लगता है तुझे फुर्सत बहुत है, तो आगे के बचे हुए टेस्ट तू ही कर। बाद के टेस्टों में अंतिम विपत्ति एक सामान्य व्यक्ति की तरह सब कुछ कर सकती थी। उसकी सामान्य स्थिति देखकर मैंने आखिरी लड़ाई वाला टेस्ट करने का फैसला किया। उसे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट बॉडी के साथ बंद करना था जो सिर्फ हत्या जानता हो। दुनिया को तबाह करने वाली अंतिम विपत्ति को एक खरगोश तक पर दया आ गई। मजबूरन मुझे उसे अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट बॉडी से लड़ने देना पड़ा ताकि उसकी अंदरूनी लड़ाई वाली प्रवृत्ति जाग सके। जब लूसिल ने देखा कि अंतिम विपत्ति मुझसे चिपकी हुई है, तो उसकी रुग्णता की हद तक बढ़ी पजेसिवनेस ने उसे उग्र कर दिया और उसने कहा कि वो उसे जरूर मारेगी। उसने ये भी कहा कि अगर वो जीत गई तो मुझे उसे पूरी रात गले लगाकर सुलाना होगा। हुआ यूं कि अंतिम विपत्ति के त्रिआयामी माप के बाद उसने अलमारी से एक खरगोश निकाला और कहा, हमें धीरे धीरे कठिनाई बढ़ानी चाहिए। सबसे कमजोर मैदानी सफेद खरगोश से शुरू करते हैं। मैंने कहा, लेकिन सबसे कमजोर तो प्रयोग वाला सफेद चूहा होता है। अगले ही पल ट्विच ने मुझसे चूहा छीन लिया और गुस्से से बोला, बेवकूफ, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी प्रजाति का इस्तेमाल मत करो। मैंने हंसते हुए कहा, उसकी और तुम्हारी प्रजाति अलग है। 2.5 मिनट की बहस के बाद आखिरकार मैंने खरगोश ले लिया। मैं सोच रहा था, ऐसी चीज जिसकी तनाव प्रतिक्रिया भी बहुत कमजोर है, क्या यह अंतिम विपत्ति की लड़ाई वाली प्रवृत्ति जगा पाएगी? तभी एक परछाई तेजी से गुजरी और देखा तो अंतिम विपत्ति ने खरगोश को गोद में उठा रखा था। ट्विच ये देखकर खुश हो गया। मैंने कहा था ना कि खरगोश लड़ाई वाली इच्छा जगा सकता है। मैं भी उत्साहित हो गया। इतने प्यारे खरगोश पर हाथ उठाने की हिम्मत है तो सोचो भीड़ वाली जगहों पर यह कैसा कहर ढाएगी। लेकिन हम नहीं जानते थे कि अंतिम विपत्ति तो उस प्यारे खरगोश पर पहले ही मोहित हो चुकी है। यह देखकर मैं निराश हो गया और तुरंत अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाला और बिना कुछ कहे खरगोश को लगा दिया। ट्विच ने पूछा, इसमें क्या था? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यह उन्नत उत्तेजित डेवलपमेंट 6 है। इससे ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड 29 गुना बढ़ जाती है। मेरी बात खत्म होते ही खरगोश ने कर्णभेदी चीख निकाली। उसकी खाल के नीचे की हड्डियां चरमराने लगीं और पलक झपकते ही वो 2 मीटर ऊंचा विशाल खरगोश बन गया। उसकी लाल आंखों में पागलपन नाच रहा था। साफ था कि अंतिम विपत्ति को स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं था और वो बस विशाल खरगोश को देखे जा रही थी। ये देखकर मैं रोमांचित हो गया। ये हुई ना बात, यही तो सही टेस्ट सामग्री है। फिर मैंने उसका नाम रखा सुपर फियर्स रैबिट नंबर 1। अचानक वो उत्तेजित विशाल खरगोश जोर से दहाड़ा और अगले ही पल अपने सामने खड़ी अंतिम विपत्ति पर हमला बोल दिया। मैंने किनारे से उकसाना शुरू किया, जल्दी करो, दोनों तरफ से लड़ाई शुरू करो। ट्विच ने यह देखकर आह भरी, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। चलो एक शर्त लगाते हैं, दांव पर लगाओ कि वो इस मुक्के से बचेगी या सीधे झेलेगी। हारने वाला इस हफ्ते अड्डे की सफाई करेगा। ट्विच ने शर्त लगाई कि अंतिम विपत्ति बच निकलेगी। उसकी बात खत्म होते ही विशाल खरगोश का मुक्का जमीन पर पड़ा और लैब में गड्ढा हो गया। मेरी पुतलियां फैल गईं, कहीं अंतिम विपत्ति चकनाचूर तो नहीं हो गई। लेकिन अगले ही पल विशाल खरगोश की बांह के बालों में हलचल हुई। पता चला कि अंतिम विपत्ति मौका पाकर उसके बालों में छुप गई थी। ये देखकर विशाल खरगोश का पूरा शरीर कांप उठा और उसका विशालकाय शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा। अंतिम विपत्ति ये देखकर तुरंत उसके पास गई। जो खरगोश अभी अभी उग्र था वो अब शर्म से लाल चेहरा लिए जमीन पर लेटा था और उसके हर स्पर्श को सह रहा था। ये देखकर हम दोनों सन्न रह गए। इस लड़की में लड़ने की जरा भी इच्छा नहीं थी। दृश्य बदला और हम उसे अति हाई रिस्क एरिया में ले आए। ट्विच ने पूछा, क्या तुम पक्के हो? अभी तो इसकी लड़ने की इच्छा बहुत कम है। इसे सीधे शून्य के सामने करना सुसाइड के बराबर होगा। मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अगर ये मर गई तो इसका मतलब ये असफल सैंपल है। इससे अगले प्रयोग की सफलता की संभावना बढ़ाने के अलावा इसका कोई मोल नहीं। जब तक इसे मौत का डर महसूस नहीं होगा, ये कभी भी सच्ची विपत्ति नहीं बन पाएगी। आखिर हम बहुत बार नाकाम हो चुके हैं। मेरी बात खत्म होते ही अंतिम विपत्ति ने मेरे सिर पर हाथ फेर दिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका हाथ झटकते हुए चेतावनी दी, एक एक्सपेरिमेंट बॉडी की औकात नहीं कि वो अपने मालिक पर दया दिखाए। तुम्हारा एकमात्र काम मुझे दुनिया जीतने में मदद करना है। अगर तुमने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई तो शून्य के हाथों मरने के लिए तैयार रहो।
इस बीच मैं शून्य यानी लुसिल के सामने जा पहुंचा। लुसिल मुझे देखकर उत्तेजित हो गई। छोटे अफसोस, 1322 दिन बाद मैंने रूखाई से कहा, लुसिल, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अंतिम विपत्ति ने तुम्हारी जगह ले ली है। लुसिल की आंखें फैल गईं। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं ही सबसे ताकतवर एक्सपेरिमेंट बॉडी हूं। फिर मैंने ट्विच को इशारा किया कि अंतिम विपत्ति को अंदर लाओ। मेरी बात खत्म होते ही अंतिम विपत्ति दौड़ कर आई और मुझसे लिपट गई। ये देखकर लुसिल गुस्से से कांपने लगी। लानत है इस धोखेबाज पर, अपने गंदे हाथ मालिक से दूर करो। मैंने उसकी जलती हुई आंखों को देखकर ठंडी मुस्कान दी। देख लिया लुसिल, यही है मेरा बनाया सबसे शक्तिशाली एक्सपेरिमेंट बॉडी। अगर तुम अंतिम विपत्ति को हरा दोगी तो फिर से मेरी मान्यता पा सकती हो। यह सुनते ही लुसिल के होंठों पर एक विकृत मुस्कान आ गई। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें पूरा दिन यहीं मेरे साथ बिताना होगा, कहीं नहीं जाना। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसने सिर झुकाया और उसकी आंखें अचानक चिपचिपी हो गईं। लेकिन उससे पहले, छोटे अफसोस, मैं तुम्हें गले लगाकर थोड़ी देर सोना चाहती हूं। मैंने तुरंत त्योरी चढ़ाकर चेतावनी दी। ज्यादा हिमाकत मत करो, उसने हल्की हंसी हंसते हुए कहा और उसकी आंखों में एक उम्मीद चमकी। चिंता मत करो छोटे अफसोस, मैं तुम्हारे उस नए एक्सपेरिमेंट बॉडी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिर तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। मैंने कहा, जीतने पर बात करेंगे। ये कहकर मैं अंतिम विपत्ति को अलगाव कक्ष में ले गया और चेतावनी दी, अगर असफल नहीं होना चाहती तो अपनी कीमत साबित करो, और उसे वहीं बंद कर दिया। फिर मैं मॉनिटरिंग रूम में लौटा और ट्विच से टेस्ट शुरू करने को कहा। जैसे ही उसने स्विच दबाया, वर्षों से बंदी लुसिल आजाद हो गई। आखिरकार खुलकर मार काट मचा सकूंगी। छोटे अफसोस, मेरे डिस्ट्रक्शन का तमाशा ध्यान से देखना। ये कहकर उसने कैमरे की ओर उड़ता किस किया। ट्विच ने मौके का फायदा उठाकर मुझे चिप्स का एक पैकेट दिया और खाते हुए देखने को कहा। मैंने पैकेट पर नजर डाली और भौहें चढ़ाकर कहा, सब पनीर वाला है, अपने पास ही रख। ट्विच हैरान रह गया। पहले तो तुम ऐसा नहीं कहते थे, वैसे तुम इतने गंभीर क्यों हो? चिंता मत करो, लुसिल के गले में सेफ्टी कवच है। जब वो उस लड़की को चबाने लगेगी तो जहर दबाने का सिस्टम अपने आप चालू हो जाएगा। तभी ट्विच ने फिर शर्त लगाने को कहा। उसने लुसिल की जीत पर दांव लगाया और हारने पर अगले हफ्ते का फिल्म कंट्रोल देने की बात कही। मैंने अंतिम विपत्ति पर दांव लगाया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हार का मतलब मौत थी। इस बीच लुसिल अंतिम विपत्ति के पीछे पहुंच चुकी थी। अंतिम विपत्ति लगातार लोहे के दरवाजे पर हाथ मार रही थी। लुसिल ने ताना मारा, नादान, बेकार मेहनत मत करो, यह दरवाजा तुमसे नहीं खुलेगा। लेकिन अंतिम विपत्ति ने जैसे सुना ही नहीं और अपनी धुन में दरवाजा पीटती रही। लुसिल हैरान थी। ये लड़की आखिर है क्या? इसमें जरा भी लड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तुम मर जाओगी तो छोटे अफसोस सिर्फ मुझे देखेंगे। ये कहकर लुसिल ने अंतिम विपत्ति पर हमला बोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी पतली कलाई किसी ने पकड़ ली। लुसिल चौंक गई। इस बेहोश दिखने वाली लड़की की रिएक्शन इतनी तेज कैसे? और मैं भी उतना ही चौंका। क्या आखिरकार अंतिम विपत्ति अपनी असली ताकत दिखाने वाली है? लेकिन यह माहौल सिर्फ 3 सेकंड रहा। अगले ही पल मैंने देखा कि अंतिम विपत्ति लुसिल को घसीटकर दरवाजे के पास ले गई और दरवाजे की ओर इशारा किया। यह देखकर मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। इस पगली ने अपने प्रतिद्वंद्वी से ही दरवाजा खोलने को कह दिया। लुसिल वहीं ठिठक कर अंतिम विपत्ति की मूर्खतापूर्ण हरकत देखकर हंस पड़ी। उसने व्यंग्य किया, छोटे अफसोस, तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार तो निकला एक मूर्ख। यह कहकर उसने अंतिम विपत्ति की बांह झटक दी और जहर फैलाना शुरू कर दिया। अब मैं तुम्हें मुक्ति दिलाती हूं। देखते ही देखते जहर अंतिम विपत्ति के पूरे शरीर में फैल गया। लुसिल उसके जहर के कारण उभरती लकीरों को देखकर और भी पागल होकर हंसने लगी। अगर यूं ही छोड़ दिया तो जल्द ही ढेर हो जाएगी। उसकी आंखों में रुग्ण चमक थी। तब इस दुनिया का इकलौता सबसे शक्तिशाली हथियार सिर्फ अति हाई रिस्क 0 ही रह जाएगा। लड़कों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट लुसील उसका प्यार पाने के लिए 10 साल तक बंद रहकर बार बार एंटीराइड सिस्टम को ट्रिगर करती रही। बहुत ज्यादा ठंड के हिसाब से खुद को ढालती रही, सिर्फ इसलिए ताकि बहुत ठंड सहने वाले सेल्स विकसित कर सके और फिर जब मैं डील दूं तो मेरे शरीर के अंदर घुस जाए। लेकिन जब वो मेरे शरीर के हर एक सेल को महसूस कर रही थी तब उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि गोरा पहले ही उसे धोखा दे चुका है, जिससे वो इतना गुस्से में आई कि उसने जबरदस्ती मेरे सिर, बदन और पूंछ को दबाकर पकड़ लिया और फिर मेरे मुंह में टूथपेस्ट के पुदीने के स्वाद का मजा लेने लगी। दरअसल जब फाइनल कैलामिटी वायरस से इन्फेक्ट हुई तभी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट से अचानक तेज अलार्म बजा।
जो दिखा रहा था कि डार्क एलियन वायरस तेजी से फैल रहा है और फाइनल कैलामिटी के हर टिश्यू को खा रहा है। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। पहले के टेस्ट तो ये दिखा रहे थे कि डेस्पेयर कोकून के भ्रूण का खून सभी पैथोजेंस के लिए इम्यून है, यहां तक कि लुसील का डार्क एलियन वायरस भी नहीं चलता। फाइनल कैलामिटी को वायरस लगातार खाता देख लुसील तुरंत मजाक उड़ाने लगी। इतनी जल्दी दम तोड़ दिया तो मजा नहीं आया। तूकी ने घबराकर मुझसे कहा, जल्दी ये बैटल टेस्ट बंद करो वरना कैलामिटी लड़की सहन नहीं कर पाएगी। मैं अब भी बिल्कुल शांत था। तू जल्दी मत कर। डेटा दिखा रहा है कि वायरस सिर्फ 50% से कम ही फैला है, जो मौत की सीमा से अभी बहुत दूर है। जब वो मौत के करीब पहुंचेगी तभी उसके अंदर का डेस्पेयर कोकून का भ्रूण खून बेकार होगा और वो असली फाइनल कैलामिटी बनेगी। उसी वक्त लुसील फाइनल कैलामिटी के सिर पर पैर रखकर कैमरे के सामने मुझे दिखा रही थी, ये है तुम्हारी वो प्यारी फाइनल कैलामिटी। चींटी को मारने जितना आसान है। बोलते हुए उसने फाइनल कैलामिटी के सिर को लात मारी और वो सिर्फ जोर जोर से हाँफ रही थी, पूरा बदन कांप रहा था। लुसील और भी अकड़ गई। अभी तो बहुत अकड़ रही थी, अब क्यों चुप हो गई? तभी तूकी ने घबराकर मुझे रिपोर्ट दी, डार्क प्लेग वायरस 70% से ज्यादा फैल चुका है, तुरंत टेस्ट रोको। मैंने बिना भाव के मॉनिटर स्क्रीन देखा। घबराओ मत, भूल गए कि उसका बेकाबू दिल मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, वायरस उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे इतनी देर से एक्शन लेता देख लुसील के अंदर जबरदस्त उत्साह भर गया। लगता है छोटे डॉक्टर को तुम्हारी जान से कोई मतलब नहीं। बोलते हुए उसने टेंटकल से फाइनल कैलामिटी को उठाया, उसके चेहरे पर एक बार लपेटा और ठंडे स्वर में बोली, भले ही बेकार एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट हो, लेकिन स्वाद अच्छा है तो मैं बदअदबी नहीं करूंगी। अगले ही पल एक मॉन्स्टर ने फाइनल कैलामिटी को दबोच लिया और उसे वहीं निगलने की कोशिश करने लगा। तूकी के बाल गुस्से से खड़े हो गए। वायरस कैलामिटी लड़की के 90% हिस्से को खा चुका है। अब भी कार्रवाई नहीं की तो वो लड़की मर जाएगी। जैसे ही वो बटन दबाने वाली थी, मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। तूकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आया कि मैं उसे क्यों रोक रहा हूं। उस वक्त मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसे थोड़ी और देर रुकने दे। ये सुनकर तूकी ने सीधे गालियां देनी शुरू कर दी। और क्या रुके, वो इतनी देर बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। चूहिया, तू यहां अच्छा बनने की कोशिश मत कर। पहले जो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट थे उनके लिए इतना दिल क्यों नहीं जलाया? भूल गए हमारा मकसद क्या है? दुनिया को पेलशिलाड परिवार के पैरों तले रौंदना। चाहे फाइनल कैलामिटी हो या लुसील, सब सिर्फ मकसद हासिल करने के टूल हैं। लेकिन तभी टेस्ट एरिया के अंदर अचानक एक आवाज आई। फाइनल कैलामिटी बहुत कमजोर स्वर में बोली, मालिक जल्दी आओ, मुझे बचाओ। तू की हैरान रह गई। कैलामिटी लड़की कब बोलना सीख गई? बोलते हुए उसने मेरी तरफ देखा। मैं थोड़ा डर गया, मजबूरन सारी कहानी बयान करनी पड़ी। दरअसल कल रात फाइनल कैलामिटी लगातार मेरे बिस्तर पर सोने की जिद कर रही थी। जब मैंने इस चिपचिपी एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को कई बार बिस्तर से उतारा तो वो सीधे बिस्तर के कोने में दुबक गई और अपनी उन दिलकश आंखों से मुझे घूरने लगी। मैं उसके आगे हार गया तो बोला, अगर तू एक बार मालिक बोल दे तो मैं 30 मिनट के लिए बिस्तर पर सोने दे सकता हूं। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो सिर्फ आ की आवाज निकाल पाई। पता है, मैंने उसकी पूरे बदन की चोटें पहले ही ठीक कर दी थीं, इसलिए मैंने नतीजा निकाला। उसकी आवाज की नलियां इतने दिनों से जली हुई थीं कि उसे बोलना ही भूल गई थी। हारकर मैंने उसे फिर से बोलना सिखाना शुरू किया। 2.5 मिनट बीत गए, फाइनल कैलामिटी फिर भी सिर्फ आ ही बोल पाई। ये देख मैं थोड़ा परेशान हो गया। मन में आया कि कहीं दिमाग लगाना तो भूल नहीं गई। फिर मैंने कंबल ओढ़कर सोने की तैयारी की। उसे सो जाने को कहा, लेकिन कनखियों से देखा कि वो बेवकूफ लड़की अब भी जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी, हवा में बार बार होंठ खोल बंद कर रही थी, जिद करके उस आवाज का अभ्यास कर रही थी जो निकल ही नहीं रही थी। देर रात तक जब वो हारकर अपनी रजाई में घुसी और सोने से ठीक पहले उसके टूटे हुए सिलसिले से एक धुंधली सी मां निकली। फाइनल कैलामिटी के मुंह से बार बार मुझे पुकारने की आवाज सुनकर लुसील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पता है, तू बेकार चीज बोलना जानती है, लेकिन अब देर हो चुकी है। मालिक को तुझ जैसे बेकार की जरूरत नहीं, तैयार हो जा, मैं तुझे खा जाऊं। बस ये बात कही थी कि लुसील के कॉलर से नीली रोशनी फूटी। अगले ही पल वो दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ी, दोनों हाथों से गर्म कॉलर को खींचने लगी। ये था हीट ग्लास मॉर्फिंग अल्केमी मैट्रिक्स शुरू होने के संकेत। अपने मुंह के पास आया खाना उड़ता देख लुसील कैमरे के सामने बेबस गुस्सा ही कर पाई। वो जानती थी कि बटन दबाया मैंने। उसी वक्त कंट्रोल रूम के अंदर मैंने शर्मिंदगी से खांसते हुए कहा, तू सही कह रही है, वो ट्रांसप्लांट सब्जेक्ट अनमोल है। लुसील के हाथों खा लिए जाना बहुत बुरा होता। तू की तुरंत समझ गई और मुस्कुरा दी। हाई टाउन के सबसे बुरे विलन के तौर पर
तू ये जरूर इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि कैलामिटी लड़की ने मालिक बोलकर तेरा दिल पिघला दिया। तूकी की पूछताछ सुनकर मैंने मजबूर होकर घूमकर कहा, चल उस इन्फेक्टेड परेशानी को बाहर लाता हूं। उस वक्त फाइनल कैलामिटी कोने में दुबकी थी। मेरी आहट सुनकर तुरंत सिर उठाकर मालिक बोली, लेकिन इस पर मेरा स्वर बर्फीला था। आम लोग भी मुझे ऐसे बुलाने की हिम्मत करते हैं? ये कहकर मैंने फाइनल कैलामिटी को उठाया, वापस जाकर तेरी खैर खबर लूंगा। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, बिल्कुल लुसील के पास से निकला। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा गुस्सा और जलन थी। क्यों तू एक ऐसे बेकार पर इतना दिल लगा रहा है जो बुनियादी टेस्ट भी पास नहीं कर सकती? लड़ने की क्षमता हो या फिगर, वो तुझसे कहां टक्कर लेती है? पहले जब तू दूसरे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स को मरते देखता था तो तेरी आंख भी नहीं झपकती थी। मैंने तुरंत समझाने की कोशिश की, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। उसे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उसके शरीर में जरूरी ट्रांसप्लांट ऑर्गन है। अगर तू उसे खा गई तो फाइनल कैलामिटी एक्सपेरिमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह सुनकर लुसील को चैन आया। फिर ठीक है, लेकिन तूकी ने आंखें घुमाई। जब कैलामिटी लड़की को छोड़ना ही नहीं तो फिर यह बैटल टेस्ट करके टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि मॉनिटर दिखा रहा था कि लुसील के शरीर का तापमान तेजी से वापस आ रहा है। मतलब कॉलर का दबाव खत्म हो रहा है। फिर टूकी ने लाउडस्पीकर पर पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया, इसे जल्दी जीरो कैद खाने से बाहर निकल। लुसील के अल्केमी मैट्रिक्स एंटी राइड कॉलर ने काम करना बंद कर दिया। क्या वायरस माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है? दरअसल 1000 से ज्यादा दिनों तक बंद रहने के दौरान लुसील ने जानबूझकर बार बार कॉलर के बहुत ज्यादा ठंड वाले मैट्रिक्स को ट्रिगर किया था। ठंड न सहने वाले डार्क एलियन सेल्स तो कई बार मर चुके थे। अब तो वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा ठंड सहन करने वाली प्रजाति बन चुकी है। ये सुनकर मुझे पसीना आ गया। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई। ये बैटल तू जीत गई, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लेकिन तब लुसील ने बीमार होकर कहा, सिर्फ एक दिन संग रहना अब काफी नहीं है। बोलते हुए उसने मेरा हेड गियर उतार दिया। उसकी उंगली मेरे गाल पर फिरी और डार्क एलियन वायरस पलक झपकते ही मेरी त्वचा के अंदर घुस गया। मेरी धीरे धीरे सुस्त होती आंखों को देखकर लुसील खुशी से कांप उठी। छोटे इसे, आखिरकार मैं तेरे शरीर को छू सकती हूं। अब मैं तेरे हर सेल की धड़कन महसूस कर सकती हूं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो लड़का जिसने उस गोरे के मुंह से अपना पहला किस चुरवाया था, उसे बचाने के लिए अपनी ही बंदूक अपने ऊपर तान देगा और उस एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को धमकाएगा जो उससे हजारों साल से प्यार करती थी, उसे रुकने को कहेगा। लेकिन इससे लुसील को रोकने में कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उसकी जलन और बढ़ गई और उसने अपनी हरकतें तेज कर दी। जब तक मैंने ये नहीं कहा कि भविष्य में वो मुझे लेकर सो सकती है, तब जाकर उसने अपनी हरकतें रोकीं और बीमार होकर मुझे घूरा और उस गोरे से बदला लेने के लिए उसके सामने ही जबरन मुझे किस किया। लेकिन इस हरकत ने गोरे के मैकेनिकल दिल में दर्द पैदा कर दिया, जिसकी वजह से आखिरकार वो काला पड़ गया। उसे दूर रहो, वो मेरा है। दरअसल अभी अभी फाइनल कैलामिटी को लुसील के चंगुल से बचाने के लिए मैंने उससे वादा किया था कि वो पूरी रात मुझे लेकर सो सकती है। तूकी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। इसे जल्दी वहां से हट, डार्क एलियन वायरस तेरे पूरे बदन में फैल चुका है। लुसील ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। छोटे चूहे, फिक्र मत कर, सब मेरे काबू में है। मैं अपने छोटे इसे को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूं? लेकिन तभी लुसील की नजर अचानक जहरीली हो गई। पता चला उसने मेरे मुंह में फाइनल कैलामिटी के लार के अवशेष पाए। अगले ही पल उसने फाइनल कैलामिटी का गला जोर से दबाया और बुरी तरह गालियां दी। बदमाश कहीं का, क्या तूने मेरे छोटे हिस्से को चुपके से किस किया था? तूकी ने एक बेबसी भरी मुस्कान दिखाई, क्योंकि लुसील डार्क एलियन होस्ट है। उसके पास सेल लेवल पर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स पहचानने की क्षमता है। उस वक्त मेरे चेहरे के हाल बहुत खराब थे। लुसील वो सबसे ताकतवर वायरस डार्क एलियन की मेजबान थी, जो लगभग सभी वायरस झेल सकती थी। उसे दबाने का तरीका सिर्फ एंटीराइड कॉलर से निकलने वाली अल्ट्रा लो टेम्परेचर थी। लेकिन उसने पहले ही अपने डार्क एलियन वायरस को ठंड सहने लायक बना लिया था। अब मैं फाइनल कैलामिटी को कैसे बचाऊं? हालांकि एक और चीज है जो सब कुछ खत्म कर सकती है, वॉइड मैटर। लेकिन वो अभी रिसर्च स्टेज में था। बिना सोचे इस्तेमाल किया तो पूरा बेस तबाह हो सकता था। जब मैं उपाय सोच ही रहा था, तूकी ने अचानक याद दिलाया, क्या तू अब भी नहीं समझा? लुसील की तुझे पाने की चाहत लगभग उमड़ रही है। तब मुझे याद आया कि लुसील इतना गुस्सा होने की वजह ही मैं था। इसलिए मैंने तुरंत अपने ऊपर बंदूक तान दी और उसे तुरंत रुकने की धमकी दी। लुसील को यकीन नहीं हुआ। तू इस बेवकूफ के लिए खुदकुशी करेगा? मेरा स्वर बर्फीला था। मैं कई बार बता चुका हूं, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है।
लेकिन इसका शरीर हमारे पेलशिलाड परिवार की सबसे अहम एक्सपेरिमेंटल एसेट है। अगर ये भी नहीं रहा तो मेरे जीने का क्या मतलब? लुसील को सिर झुकाते देख मुझे लगा वो मान गई, लेकिन अगले ही पल लुसील ने अचानक सिर उठाकर बीमार होकर कहा, तो फिर मेरे इसे पचा जाने के बाद मैं तेरे परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करूंगी। ये सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। अधमरी फाइनल कैलामिटी को देखकर मैंने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। तूकी ने हैरानी से मुझे देखा। क्या तेरे पास लुसील को काबू करने का कोई हथियार है? तो पहले क्यों नहीं निकाला? उसके कहते ही मैंने लुसील पर चिल्लाकर कहा, अगर तू चाहती है कि मैं आगे तुझे लेकर सोऊं, तो अभी तुरंत हाथ रोक। लुसील ने तुरंत मुड़कर बेहद उत्साह से मेरे सामने आकर पूछा, तू सच कह रहा है? मेरी हां सुनकर लुसील ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि अब वो हर रोज मुझे गले लगाकर सोएगी, इसलिए उसने फाइनल कैलामिटी को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उसने दो शर्तें रखीं। पहली, फाइनल कैलामिटी को हमेशा के लिए कैद खाने में बंद रखा जाए और वो बाहर आकर मेरे साथ रहेगी। मैंने सोचा इस लड़की का बदला लेने का जुनून कितना गहरा है। फिलहाल मुझे उसकी बात माननी पड़ी। फिर दूसरी शर्त बोलते हुए उसने बेहोश पड़ी फाइनल कैलामिटी को जगाया और फिर उसके सामने मुझे बाहों में भरकर जबरन किस कर लिया। ये देखकर फाइनल कैलामिटी का मैकेनिकल दिल जोर से धड़का और उसके अंदर एक दर्द का एहसास होने लगा। थोड़ी देर बाद लुसील ने मुंह छोड़ा। उसके चेहरे पर अफसोस की मुद्रा थी। मैंने तुरंत अपने मुंह को पागलों की तरह साफ करना शुरू कर दिया। फाइनल कैलामिटी मेरी बेबसी देखकर उसका दिल फिर से तेज धड़का। फिर उसके शरीर के अंदर ब्लड सेल्स ने डार्क एलियन वायरस को घेर लिया। बस एक झटके में सारा वायरस जलकर खत्म हो गया। अगले ही पल फाइनल कैलामिटी के पूरे बदन से आग की लपटें निकलने लगीं। उस वक्त उसके शरीर का डार्क एलियन वायरस पूरी तरह गायब हो चुका था। लुसील को कुछ समझने का मौका मिलता इससे पहले ही फाइनल कैलामिटी ने एक हाथ से उसका गला दबा लिया। उसका हाथ गहरे लाल रंग में बदल गया था। तूकी और मैं दोनों हैरान रह गए। ये तो डिस्ट्रॉयर एंजल का बायां हाथ था। उस वक्त फाइनल कैलामिटी की नजर बेहद ठंडी थी। वो पहले जैसी बेवकूफ बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन क्योंकि वो इस ताकत पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकी थी, इसलिए लुसील को हराने के बाद वो 2.5 दिन तक बेहोश रही। बेहोशी के दौरान फाइनल कैलामिटी ने एक सपना देखा जिसमें उसकी सौतेली माँ उसके साथ बेरहमी से जुल्म कर रही थी। उसके हाथों में वो प्यारी यादों वाला टेडी बियर उसकी सौतेली माँ ने जोर से फेंक दिया और बेरहमी से कुचल दिया। जब भी फाइनल कैलामिटी उसके पास जाने की कोशिश करती, उसकी सौतेली माँ एक थप्पड़ मारती। ये देखकर उसके पिता का दिल दुखता। वो बेटी के लिए सिफारिश करना चाहते, लेकिन सौतेली माँ के शब्द सुई की तरह चुभते। यहां मुझे बाप बेटी का नाटक मत दिखा। भूल गया मैंने तुझे, एक छोटे मोटे एक्स्ट्रा प्लेयर को, आज के देश के पहले ड्रामा किंग की पोजीशन तक पहुंचाया है। सौतेली माँ की बातें खत्म होते ही उसके पीछे एक मास्कधारी आदमी आ गया। उस आदमी ने पूछा, तुम लोगों ने ही खुद से बाल सैनिक देने के लिए अप्लाई किया था? सौतेली माँ ने जल्दी से फाइनल कैलामिटी की तरफ इशारा किया। वो बेकार लड़की ही है। पिता हैरानी से पूछने लगा, वो औरत कौन है? बिना इजाजत के हमारे घर कैसे आ गई? मास्कधारी ने बड़े घमंड से कहा, इस देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारी मिनकवान को दस्तक देने की जरूरत पड़ती हो, चाहे वो राजा के शयन कक्ष ही क्यों ना हो। यह सुनकर पिता को पता चला कि उसकी बेटी को बदनाम मिनकवान संगठन में बेच दिया गया था। तब मास्कधारी ने फाइनल कैलामिटी की तरफ देखा। सौतेली माँ ने तुरंत कहा, तू इसकी उम्र से छोटा मत समझ। इसकी ताकत काफी है और जानवरों की ताकत भी मजबूत है। 3 दिन तक तड़पाने के बाद भी बोल सकती है, जरूर एक अच्छी संभावना है। कहते ही मास्कधारी ने लड़की को कंधे पर उठा लिया और बाहर जाने लगा। हालांकि बेटी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कमजोर पिता में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही फाइनल कैलामिटी सपने से जागी, सबसे पहले उसकी नजर उस टेडी बियर पर पड़ी जो पहले ही ठीक कर दिया गया था। और उसी वक्त दूसरी तरफ दुनिया की टॉप एक्ट्रेस व्हाइट क्वीन अपने नए ड्रामे की तैयारियों में जुटी थी। इस नए ड्रामे की कहानी कुछ यूं थी कि हीरो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए जान जोखिम में डालता है, लेकिन जख्मी होने के कारण वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाता और अकेले रहकर राक्षसों का सामना करता है। इतनी प्यारी व्हाइट क्वीन को इस कहानी से प्यार हो गया था, लेकिन ड्रामे की शूटिंग के दौरान हीरो ने नकली को असली बना दिया। जब उसने व्हाइट क्वीन को किस करने के लिए मुंह बढ़ाया, तो व्हाइट क्वीन ने फौरन रिएक्शन दिया और जोर से उसके चेहरे पर लात मारी। उस वक्त व्हाइट क्वीन गुस्से में चिल्लाई, मैं कितनी बार बोल चुकी हूं, किसिंग सीन को एंगल बदलकर शूट करना है, तू क्यों अपना गंदा मुंह मेरी तरफ बढ़ा रहा है? डायरेक्टर ये देखकर तुरंत माफी मांगने भागा। चेयरमैन साहब, आप थोड़ा गुस्सा कम करो। ये हमारी नई भर्ती है, नियम नहीं जानती, और ये हमें अब तक का सबसे ज्यादा पहले मेयर से मिलता जुलता एक्टर मिला है। व्हाइट क्वीन ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, बस थोड़ा बहुत मिलता है, पूरी तरह नहीं।
मेरे पिता की आभा तो इसमें है ही नहीं, और ऊपर से एक्टिंग भी इतनी खराब कि देखी नहीं जाती, जल्दी बदलो इसको। डायरेक्टर ने मजबूरी जताई। लेकिन सर, हम अब तक 700 से ज्यादा एक्टर बदल चुके हैं, सिर्फ इंटरव्यू ही 2000 से ज्यादा लिए हैं। अब तो हमारा बजट बहुत ज्यादा बाहर हो चुका है। व्हाइट क्वीन ने बेपरवाही से कहा, मुझे क्या, ये भी कोई बड़ी बात है? चल मेरे बैंक से पैसे निकाल ले, मैं 2 करोड़ और बजट देती हूं। लेकिन वो जैसे ही बोली, उसके एक आदमी ने आकर रिपोर्ट दी, चेयरमैन साहब, आपका बैंक लूट गया। व्हाइट क्वीन को बड़ा झटका लगा। कोई मेरी ही जमीन पर मुंह उठाकर हगने की हिम्मत कर रहा है। उस आदमी ने आगे बताया, ये 2 लोगों का गिरोह है। इन्होंने पहले बैंक के वेंटिलेशन में टाइम रिलीज नर्व गैस लगा दी, जिससे सब मर गए, फिर लूट को अंजाम दिया। बोलते हुए उसने उस जगह पर मिला गैस बम आगे बढ़ाया। पहले तो व्हाइट क्वीन को लगा ये कोई साधारण लूट है, लेकिन जैसे ही उसने गैस बम पर बना खास निशान देखा, वो चौंक गई। उस आदमी ने आगे बताया, लाइट हाउस इलाके के थानेदार मिल्क को लुटेरों का पीछा करते समय किसी बायो वेपन ने मारा, जिससे वो स्लाइम में बदल गया। अब पूरे थाने में हड़कंप मच गया है। थोड़ी देर सोचने के बाद व्हाइट क्वीन ने उस आदमी से कहा, यह केस उन बेकार पेट्रोल वालों के हाथ नहीं देती, मैं खुद निपटूंगी। दरअसल व्हाइट क्वीन न सिर्फ दुनिया की टॉप एक्ट्रेस थी, बल्कि शहर के हीरोज में दूसरे नंबर की भी थी। उस आदमी को तुरंत समझ में आ गया, आखिरकार लाइट हाउस इलाका आपके कंट्रोल में है। व्हाइट क्वीन ने ठंडी हंसी दिखाई। क्या तुझे सच में लगता है मैं इन इलाकों के बंटवारे को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ? उन लुटेरों के हाथों में वो सब कुछ है जिसकी मुझे सालों से तलाश है। अब सारे ग्रुप के लोगों को लगाओ, किसी भी कीमत पर उन तक पहुंचो। नए ड्रामे की शूटिंग फिलहाल रोक दो, सबकी तनख्वाह चलती रहेगी। फिर व्हाइट क्वीन उस हीरो के पास आई। क्या तू सच में मुझे चूमना चाहता था? वो लड़का डर गया और तुरंत माफी मांगने लगा। अगले ही पल व्हाइट क्वीन की हथेली पर बर्फ का एक टुकड़ा बन गया। अगर तू इस बर्फ के टुकड़े को मुंह में रखकर पिघला सके तो मैं तुझे माफ करने के बारे में सोचूंगी, वरना तेरी बदबूदार मुंह को मेरी तरफ बढ़ाने की हिम्मत करने पर तू अब तक मर चुका होता। ये दुनिया में मेरे पिता के अलावा कोई मुझे छू नहीं सकता। आखिर इतनी बेरुखी से खत्म हो जाएगी। उस लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि फाइनल कैलामिटी उसके लिए इतनी फायदेमंद ड्रैगन ब्रिस्केट को छोड़कर साधारण नूडल्स को इस तरह मुंह से लगाएगी। हाथ जलने के बावजूद उसने बिना रुके खाया, यहां तक कि खुशी के आंसू भी बहाए। और बेस के सारे नूडल्स खत्म करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, उसने मेरे मुंह में मौजूद बिस्कुट तक खत्म कर दिए। दरअसल फाइनल कैलामिटी के लुसील को हराने के बाद वो 2.5 दिन से बेहोश थी और अब तक नहीं उठी थी। इस बात को झेलने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि फाइनल कैलामिटी पूरी तरह से हाई डायमेंशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कहलाने की हकदार है। इसलिए मैंने उसका नाम रखने का फैसला किया, कौर। तुकी ये सुनकर हैरान रह गया, उसे इस नाम का मतलब समझ नहीं आया। मैंने धैर्य से समझाया, माँ को जो फूल सबसे ज्यादा पसंद था उसका नाम ही कौर है। ये फूल जितना कमजोर और हर जगह दिखने वाला होता है, उतना ही ये सिर्फ तूफान में ही खिलता है, ताकि इसका पराग आगे तक जा सके। फिर मैंने कौर के अंदर छुपी ताकत को सक्रिय होने के क्षणों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने डिस्ट्रॉयर एंजल के बाएं हाथ का इस्तेमाल पहली बार हाई डायमेंशन एक्सपेरिमेंट कैद निगरानी क्षेत्र में किया था, शायद इसीलिए कि वो वहां सोने से नफरत करती थी, जिससे उसकी क्षमता जागृत हुई। और उसकी दूसरी विस्फोट 2.5 दिन पहले लुसील के साथ हाथापाई के दौरान हुई। अंदाजा है कि उसने गलती से समझ लिया था कि लुसील मुझ पर हमला कर रही है, जिससे उसके अंदर जबरदस्त लड़ने की क्षमता जागृत हो गई। और इन दोनों बार उसने जो हीट प्रेशर सैंड स्टीम बम छोड़े, उनके तापमान में बहुत अंतर था। दूसरी बार रिलीज होने पर उसका तुरंत तापमान सूर्य के तापमान के बराबर था, जो गर्मी सहने वाले डार्क एलियन को भी पलक झपकते ही खत्म कर सकता था। तूकी ने फौरन सिर हिलाया। अगर ब्लास्ट प्रूफ कॉलर के बहुत ज्यादा ठंड वाले अल्केमी मैट्रिक्स ने इस गर्मी को बेअसर नहीं किया होता तो शायद लुसील इस बार जरूर मर जाती। ठीक इसी वक्त कौर के पेट से जोरदार आवाज आई। मैं और तूकी दोनों एक साथ उसकी तरफ मुड़े, पुष्टि की कि आवाज उसके पेट से आ रही थी। कौर थोड़ा रुका, अपने पेट की तरफ नीचे देखा और उसे एहसास हुआ कि उसे भूख लगी है। फिर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मां, मालिक, मुझे भूख लगी है। मैं कुछ देर चुप रहा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कौर को खाने से एनर्जी लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं उसे सबसे ज्यादा पौष्टिक खाना दे सकता था। फिर मैं कौर को लेकर साइक्लोन के सामने आ गया। तूकी ने मुझे बेबसी से देखा। ये है तूने कैलामिटी लड़की के लिए तैयार किया खाना। मैंने खुद पर भरोसा जताते हुए सिर हिलाया। हाँ, पौष्टिक लगता है ना? ये सुनकर तूकी ने मुझे बुरी तरह डांटा। मुझे लगता है तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। हमारी आवाज सुनकर सो रहा साइक्लोन जाग गया। हम तीनों को देखकर उसने तुरंत चापलूसी भरी मुद्रा बना ली।
मेरे सबसे प्यारे महान अल्केमिस्ट, क्या आप मेरा रिफ्लेक्टिव वेस्ट हटाने आए हैं? मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। बिल्कुल सही। तेरे पास एक और मौका है अपना करिश्मा दिखाने का। साइक्लोन बेहद उत्साहित हो गया। सच में मालिक, मैंने होठों को मोड़ते हुए आगे कहा, और वो है फाइनल कैलामिटी का खाना बनना। ये सुनकर साइक्लोन सन्न रह गया। तब तूकी ने अपनी राय रखी। साइक्लोन, हमारे हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट में इकलौता असली ड्रैगन किस्म है, उसे कैलामिटी लड़की को खिला देना थोड़ा बेकार नहीं होगा? मैंने तुरंत उसका खंडन किया। ये ठीक इसलिए कि ये असली ड्रैगन किस्म है। कौर अगर इसको खा लेगी तो शायद और भी ताकतवर हो जाए। ये कहकर मैंने कौर को हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट नंबर 8 साइक्लोन को खा जाने का आदेश दिया। कौर तुरंत साइक्लोन के सिर पर चढ़ गई। ये देखकर साइक्लोन डर से जोर जोर से रोने लगा। मैं आगे कभी नहीं शरारत करूंगा, प्लीज बहन जी मुझे मत खाना। मैंने ठंडी हंसी दिखाई। अब ये सब बातें बाद में करना। अगले ही पल कौर ने अपना मुंह खोलकर ड्रैगन सींग पर काट लिया। लेकिन काटते काटते देर हो गई। सींग में जरा भी फर्क नहीं आया, बल्कि कौर दर्द से रोने लगी। मैंने हताशा से अपना माथा पीटा। ये लड़की सच में कितनी मूर्ख है। मुझे किचन में जाकर कौर के लिए एक कटोरी नूडल्स बनाने पड़े और उसे बताया कि ये नूडल्स हैं, 2.5 मिनट में खा सकते हो। और जैसे ही नूडल्स का ढक्कन खुला, कौर की आंखें चमक उठीं। वो सामने रखे खाने को टकटकी लगाकर देखने लगी। मैंने उसे चॉपस्टिक देना चाहा, लेकिन देखा कि वो लड़की सीधे हाथों से उसमें हाथ डालकर मुंह में ठूंसने लगी। मैंने तुरंत उसे रोका। बेवकूफ, चॉपस्टिक ले, सीधे हाथ मत लगा, हाथ जल जाएंगे। लेकिन कौर के हाथ तो जल गए, फिर भी वो लगातार भकोस रही थी। अचानक वो रुक गई और उसके गालों से आंसू बह निकले। हालांकि वो खुशी के आंसू थे। वो हिचकी लेते हुए बोली, सच में स्वादिष्ट है। उसे इस हालत में देखकर मुझे तकलीफ हुई। बस नूडल्स ही तो खाया है, रो क्यों रही हो? तूकी ने पास खड़े होकर कहा, यह लड़की पहले शायद कुछ अच्छा खाया ही नहीं होगा। ये सुनकर मैंने तुरंत मजाक उड़ाया। बिल्कुल तेरे जैसे। जब तूने मेरे कमरे में चुपके से पनीर खाया था तो खुद को इतना भर लिया था कि दौड़ नहीं पा रहा था। ये सुनते ही तूकी गुस्से से लाल हो गया। चुप कर, 3 साल की उम्र तक मां से दूध पीने वाला बच्चा। मैंने तुरंत मना किया। मैंने तो 6 महीने में ही मां का दूध छोड़ दिया था। वो मां थी जो मुझे जबरदस्ती पिलाती थी। ये कहते हुए हम आपस में उलझ गए और कौर एक तरफ बड़े मजे से नूडल्स खाती रही। खत्म करने के बाद उसने खाली कटोरा मेरे हाथ में दे दिया। बड़े सुकून से बोली, सच में बहुत स्वादिष्ट है। उसका पूरा मुंह लगा देख। मैंने तुरंत रुमाल निकालकर उसका मुंह पोंछा। ये लड़की सच में मुंह से खाती है। पोंछते ही कौर के पेट से फिर आवाज आई। पलक झपकते ही मेज पर नूडल्स के खाली कटोरों का ढेर लग गया और कौर अभी भी जमकर खा रही थी। एक और कटोरा खत्म करके उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था। मैंने हताशा से कहा, यह आखिरी डिब्बा है। 1 घंटा बीत गया। मैं डर से कौर को देख रहा था। यह मेरा आखिरी चॉकलेट वेफर है, मुझे छोड़ दे। ये लड़की चॉकलेट वेफर खाकर कैसे बेकाबू हो गई? उसे लगातार मेरी तरफ बढ़ता देख मैंने हिम्मत करके पैकेट का आखिरी बिस्कुट अपने मुंह में ठूंस लिया। अगले ही पल मैं दीवार से जा लगा। कौर सीधा मुझ पर झुक गई और मेरे मुंह का बिस्कुट छीन कर खा गई। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें सफेद हो गईं। मैं बेहोश होने वाला था। वहीं कौर ने अपने मुंह के पानी को पोंछा। इतने में मेरी कार्रवाई असफल होने की सूचना तूकी को मिल गई। उसका चेहरा तुरंत चिंता से भर गया। पनीर की कसम, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं इस स्टोर रूम की रखवाली करके रहूंगा। उस वक्त कौर एक कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ी थी। नाक फड़फड़ा रही थी। पनीर की महक का पीछा करते हुए रेंग रही थी। आखिरकार उसने पक्का कर लिया कि महक नीचे के फर्श से आ रही है। कौर ने बिना कुछ सोचे हाथ फर्श पर लगा दिया और फिर डिस्ट्रॉयर एंजल का बायां हाथ प्रकट हो गया। तूकी को तुरंत भनक लग गई, लेकिन देर हो चुकी थी। उस वक्त छत पिघल चुकी थी। अगले ही पल कौर पिघले हुए छेद से नीचे कूद गई और तूकी की तरफ बढ़ने लगी। तूकी ने उस पर बंदूक तान दी। इसे के नूडल्स तो तूने लूट लिए। ये पनीर मेरे सालों के संग्रह है, इन पर हाथ डालने की कोशिश मत करना। उसकी बातें खत्म होते ही कौर तूकी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बंदूक की नली को जकड़ लिया और अगली ही सांस में गर्म हवा के झोंके से धातु लाल होकर जलने लगी। तूकी दर्द से चिल्लाया और उसने अपना हाथ छोड़ दिया। वो मजबूरन देखता रहा कि उसका हथियार कैसे गर्म लोहे के पानी में बदल गया। वो जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। और वो अपराधी बिल्कुल बेपरवाही से चुपचाप रैक से पनीर का एक डिब्बा निकालकर सीधे जमीन पर बैठकर मुंह में ठूंसने लगी। उसके साथ ही कागज फटने की आवाज और चट 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 की आवाजें आ रही थीं। और भगवान जाने कब तक ये सिलसिला चलता रहा। बस मेरी पनीर की नीयत खराब हो गई। मैं पूरे भंडार गृह का पनीर खाली हो गया और तुकी बस निराशा से जोर जोर से रो सकता था।
साला, इस बंदे ने मेरे लिए एक भी पैकेट नहीं छोड़ा। ये कमबख्त आखिरी बाघ। इसी समय खतरनाक प्रयोग निगरानी कक्ष में बड़ी आंख प्यार से एविल टायरानोसोर से पूछ रही थी, क्या तुझे बड़ी बहन ने एक ही बार में निगल नहीं लिया? ये सुन एविल टायरानोसोर ने घमंड से हम्म किया। तुझे लगता है कोई भी इस बंदे को खा सकता है? असली अजगर के शरीर की मजबूती कहां और तुम्हारे मजाक कहां? वो औरत कुछ भी नहीं समझती। इस बंदे के पूरे शरीर में सबसे मजबूत जगह अजगर के सींग हैं। उसने मूर्ख की तरह देर तक काटा, लेकिन जैसे ही छुआ, पूरा सींग टुकड़े टुकड़े हो गया। तब वो निराशा से चिल्लाया, अरे, ये तो मेरी उन हजारों छोटी मादा अजगरों को भरमाने वाली चीज थी। नीचे के हजारों राक्षसों को मैंने खुशी से आजाद कर दिया, लेकिन करोड़पति बेटी ने न केवल गुस्सा किया, बल्कि मुझे अपना नौकर बनाना चाहा और अपने पैरों को चूमने की इजाजत देने का वादा किया। लेकिन शिग्गू, प्रयोगशाला का सदस्य, ने ऐतराज करते हुए उसका मेरे हाथ छूने का इरादा रोक दिया। कुलीन बेटी को लगा कि वो भी किसी घराने की बेटी है जो मुझे चाहती है, तो उसने सीधे उससे कीमत बताने को कहा। असल में कीमत उनके कुरोमिया घराने को बतानी चाहिए थी। कुछ ही पहले क्वायर सोने की मूर्ति पर चढ़ गया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी आकर्षित हो गए। नाजुक मौके पर मैंने फ्लैशबैंग ग्रेनेड फेंका और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हम तीनों तेजी से दूसरे इलाके में भाग निकले। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। पहले ही पता था कि इस बेवकूफ को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये मुझे फंसाएगा। तभी एक आदमी चिल्लाया, अरे, तुम लोग हमारी दुकान की खिड़की से दूर हटो। हमारे गोल्डन फैमिली की दुकान की खिड़की फ्लोरोसेंट क्रिस्टल से बनी है। अगर गंदी कर दी तो तुम लोग मुआवजा नहीं दे सकते। मैंने ठंडी हंसी हंसी। तुकी, ये कह रहा है कि ये खिड़की आसानी से गंदी हो जाती है, अब क्या करे? ये सुन तुकी ने तुरंत अकड़कर शीशे को लेप लगा दिया। दुकान मालिक गुस्से से पागल हो गया। तुम कंगाल लोग इंसानियत की जुबान क्यों नहीं समझते? लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा कम हो गया, क्योंकि टुक्की ने शीशे पर कुछ नोट चिपका दिए थे। मैंने हल्की मुस्कान दिखाई। माफ करना, गलती से तुम्हारा फ्लोरोसेंट क्रिस्टल गंदा कर दिया। ये देख, दुकान मालिक ने तुरंत चापलूसी करते हुए कहा, बस थोड़ी सी लार, रहने दीजिए। आप मेहमान लोग पहले दुकान के अंदर पधारिए। हमारे जाने के बाद दुकान मालिक ने सावधानी से नोट अपनी जेब में रख लिए। तभी उसने बड़ी चापलूसी से पूछा, नहीं जानता छोटे साहब किस तरह का स्टाइल पसंद करेंगे? मैंने इशारा करते हुए अपने पीछे देखा। उस औरत को कपड़े चाहिए। दुकान मालिक तुरंत कुएर की तरफ मुड़ा और पूछा, आदरणीय बेगम साहिबा, आपको किस तरह के कपड़े पसंद हैं? कुएर पुतले के साथ खेल रहा था। यह सुनकर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा। दुकान मालिक देखते ही रह गया। कितनी खूबसूरत लड़की है, लेकिन इस दैत्य के चंगुल में फंसकर रौंदी जा रही है। सच में अनमोल चीज को बर्बाद कर रहा है। तब मैं कुएर के पास जाकर उसे डांटा, क्या बेवकूफ बना है, जल्दी से कपड़े ट्राई कर। फिर उसने दुकान मालिक से कहा, बेहतरीन गाउन ले आओ जो इसके चेहरे पर फबे। बात खत्म होते ही दुकान का कर्मचारी शानदार कपड़ों से भरा रैक लेकर आया और उसे फिटिंग रूम में ले गया। लेकिन 2.5 मिनट बीत गए, अभी भी कोई आवाज नहीं आई। अचानक दुकान का कर्मचारी मुसीबत में पड़कर बोला, ये बेगम साहिबा हमें अपने कपड़े छूने नहीं दे रही हैं। क्या आप आकर देख सकते हैं? मैंने पर्दा उठाया, देखा कि वो लड़की कोने में दुबकी बैठी थी। मैंने कहा, नटखट मत बन, मैं बाहर ही खड़ा हूं, जल्दी से कपड़े बदल ले। तब जाकर कुंवर माना। 2.5 मिनट बाद वो गाउन पहनकर बाहर आई। मैंने मुस्कुराते हुए ताना मारा, ये बंदा सच में ठीक ठाक लग रहा है। दुकान मालिक ने कब आकर चापलूसी करनी शुरू कर दी साहब? ये 1,59,990 युआन की फीनिक्स विंग ड्रेस तो आपकी गर्लफ्रेंड पर बिल्कुल फब रही है। गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही मेरी आवाज ठंडी हो गई। गलत बात कही तो तुम्हारी जीभ काट लूंगा। ये गाउन ठीक ठाक है। और कुछ है? जल्द ही कोयर ने गोल्डन एम्प्रेस वाला गाउन पहन लिया। 18 साल के कुंवारे मैंने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। मेरा चेहरा लाल हो गया। दुकान मालिक की ड्रेस के बारे में समझाते हुए कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक एक खास ब्रांड की लग्जरी कार बाहर आकर रुकी। दुकान मालिक डर से बौखला गया। बस यही सोच रहा था, भूल गया कि आज रात कुरोमिया घराने की बड़ी बेटी ने पहले से बुकिंग कर रखी है। 2 सुरक्षाकर्मी कार से उतरे और सड़क पर सीधे कालीन बिछाने लगे, जो दुकान के दरवाजे तक फैला हुआ था। दुकान मालिक घबराकर हमें फिटिंग रूम में धकेलते हुए बोला, तीनों कृपया थोड़ी देर छुप जाइए। जरूरी है कि उसके जाने तक आप लोग बाहर ना आए, वरना मेरी छोटी सी दुकान बर्बाद हो जाएगी और तीनों मेहमान भी। और जैसे ही कार का दरवाजा खुला, सबसे पहले नंगे पैर दिखाई दिए। आने वाली औरत थी कुरोमिया परिवार की बड़ी बेटी, कुरोमिया वकानो। उसने अपने साथ खड़े शाकुटेन से पूछा, लगता है मेरे पैरों में थोड़ी दर्द है। ये सुनकर शाकुटेन ने तुरंत माफी मांगी। फिर उसने अपनी तलवार निकाली।
तलवार चलाते ही आग की एक लहर उठी जो दुकान की सीढ़ियों तक पहुंच गई। तब जाकर कुरोमिया वकानो धीरे धीरे चलने लगी। दुकान मालिक ने देखा, तुरंत झुककर उसका स्वागत किया। इस साल की माजिकी लिलित लिमिटेड एडिशन आपके लिए वीआईपी इलाके में रखी है। दूसरे ग्राहकों को तो देखने की भी इजाजत नहीं है, बस आपके आने का इंतजार था। तब तुकी ने धीमी आवाज में कहा, ये जो कुरोमिया की बड़ी बेटी कह रहे हैं, क्या वो वही कुरोमिया है? मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। शाकुटेन जैसा इंसान जो कुत्ते की तरह काम करता है, वो विश्व कुलीन कुरोमिया परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? ये सुन, तुकी के माथे पर पसीना आ गया। नामुमकिन है। विश्व कुलीन लोग गोल्डन सिटी के गोल्डन जोन में छुपे रहते हैं, वो इस निचले शहर में क्यों आएंगे? मैंने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, सबसे खूबसूरत गोल्डन ड्रैगन का भी दिल ऊब जाता है, खासकर जब कीड़े मकोड़ों के बीच अपनी कुलीनता का ठिकाना दिखाने का मौका मिलता है। इस समय कुरोमिया वकानो दुकान मालिक के साथ प्रदर्शनी क्षेत्र की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक उसने कदम रोक लिया क्योंकि उसके पैरों के नीचे जमीन खत्म हो गई थी। शाकुटेन तुरंत गुस्से से बौखला गया। दो बेवकूफ, साफ पता है कि बड़ी बेटी को जूते पहनने से नफरत है, अब उसे गंदी जमीन पर पैर रखना पड़ेगा। दो नौकर तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े, लेकिन शाकुटेन की गुस्से भरी चेतावनी सुनाई दी, कुरोमिया घराने के नौकरों को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। बात खत्म होते ही दोनों ने कांपते हुए खंजर निकाल लिए और अपने सीने पर तान लिए। जैसे ही खंजर चलने वाला था, अचानक वो टुकड़े टुकड़े हो गया। दरअसल कुरोमिया वकानो के दाहिने सुरक्षाकर्मी शिंकू ने यह देख लिया और उसने दोनों को आत्महत्या करने से रोक दिया। नौकरों के शुक्रिया के शब्द मुश्किल से बाहर आए थे कि उसने एक डंडे से दोनों को बेहोश कर दिया। ये सब करने के बाद वो आदर से झुका, बड़ी बेटी कृपया ऊपर पधारिए। कुरोमिया वकानो ने जमीन पर पड़ी बेहोश लाशों पर नजर डाली और अपने नंगे पैर उनमें से एक की कलाई पर रख दिए। तुकी डर से कांप रहा था। ये कुलीन लोग इंसानों को इंसान नहीं समझते। मेरी आंखों में चमक आ गई। कितना अच्छा मौका है। एक विश्व कुलीन का अपहरण करने की खबर हमें टाइम्स के मुखपृष्ठ पर पहुंचा सकती है। यह सुन तुकी ने तुरंत विरोध किया। हर विश्व कुलीन के पास हजारों साल का भाग्य होता है। गोल्डन सिटी उनकी नजरों में सिर्फ एक खिलौना है। तू पागल है जो उनसे पंगा लेने की सोच रहा है। मैंने मुस्कुराते हूंसी मारी। इसलिए गोल्डन सिटी का दूसरा सबसे बड़ा बदमाश पागल चूहा डॉक्टर बस बैंक लूटता और एटीएम तोड़ता है। मुझे ये उकसावे वाली बातें मत सुनाओ। बिना तैयारी के विश्व कुलीन से पंगा लेना मौत को दावत देने जैसा है। हम बहस ही कर रहे थे कि अचानक पीछे से जोरदार चीख सुनाई दी। दुकान मालिक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा था, क्योंकि उसके सामने करोड़ों का शानदार गाउन टुकड़े टुकड़े हो चुका था। इस समय कुरोमिया वकानो की आवाज बर्फीली थी। ये किसने किया? शाकुटेन ने तुरंत तलवार निकाल ली। कोई शुबे था, ये बै के खींग। शिंकू ने आंखें बंद करके मोतियों को टटोला और धीमी आवाज में कहा, लगता है दुकान मालिक इस बार बच नहीं पाएगा। लेकिन बात खत्म होते ही मैं कोयर की स्कर्ट में उलझकर पर्दे के बाहर गिर पड़ा। दुकान मालिक ने मुझे तिनके के सहारे की तरफ पकड़ लिया और इशारा करते हुए बोला, यही लड़का है, इसने चुपके से ड्रेस को काटा है। अगले ही पल शाकुटेन ने मेरा गला दबोच लिया। अरे नन्हे, तूने ही बड़ी बेटी के कपड़े खराब किए हैं। मैंने बेरुखी से कहा, हाँ किया तो क्या हुआ। बात अधूरी थी कि उसने अपनी उंगली मेरी ओर बढ़ा दी। नाजुक मौके पर कुरोमिया वकानो ने अचानक रोका। रुको, उसने ड्रेस को जो बदलाव किया है वो मुझे बहुत पसंद आया। शाकुटेन गुस्से से पांव फटकने लगा। लेकिन उसने आपकी लिमिटेड एडिशन ड्रेस तो बर्बाद कर दी। कम से कम उसकी एक उंगली तो तोड़नी ही चाहिए। उसने तिरछी नजर से देखा। क्या मुझे अपना आदेश दोहराने की जरूरत है? यह सुनकर शाकुटेन ने हाथ पीछे कर लिया। मैं अपनी आस्तीन के जहर वाले बटन को दबाने ही वाला था कि कुरोमिया वकानो धीरे धीरे मेरे पास आई। मुझे पता है तुम कौन हो, और यह भी पता है कि जिस पल से मैं यहां आई हूं तुम्हारे मन में खतरनाक विचार आ चुके हैं। यह सुन मैं थोड़ा चौंका। क्या यह लड़की पहले से हमारी मौजूदगी भांप चुकी थी? तभी वो अचानक हल्के से मुस्कुराई। गोल्डन फैमिली का इंटर्न कर्मचारी आम आदमी नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने जानबूझकर ड्रेस काटकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा और कुरोमिया परिवार का सहारा लेना चाहता है। क्या मैं सही कह रही हूं? तो फिर मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। अब घुटनों के बल बैठकर मेरे पैरों के पंजे चूमो तो मैं तुम्हें नौकर बनने का हक दे दूंगी। पास में मौजूद कुलीन बेटी ने अपनी मर्जी से एक पुरुष को अपने पैर चूमने की इजाजत दे दी। मैं इतने सालों से उसके साथ हूं, पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला। इस समय कुरोमिया वकानो मन ही मन सोच रही थी कि मैं यकीनन एहसानमंद होकर घुटनों के बल गिर जाऊंगा। साथ ही यह भी सोच रही थी कि अगर मैं ज्यादा जोर से चूमूं तो वो मुझे पैर की उंगलियों से सिर पर मारेगी या सीधे लात मारेगी। लेकिन मैंने नाक दबाकर आधा कदम पीछे हटते हुए कहा,
कौन चूमेगा तुम्हारे ये बदबूदार पैर? ये सुनते ही सब हैरान रह गए। तू क्या कह रहा है? वकानो का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मेरे पैर रोज गुलाब की खुशबू से नहलाए जाते हैं। मैंने जानबूझकर कहा, तो फिर तुम्हें जूते पहनने चाहिए, वरना दूसरों को सताओगी क्या? और नंगे पैर चलने से। वकानो फिर खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, चुप कर। लेकिन अचानक आए कोयर ने उसकी कलाई पकड़ ली। ठीक उसी पल शाकुटेन की तलवार कोयर की तरफ थी। तब वकानो ने अचानक रोकते हुए कहा, उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, वो सिर्फ उस लड़के की रक्षा कर रही है। ये कहकर वो कोयर की तरफ बढ़ी। तुम भी इस लड़के को अपने कब्जे में लेना चाहती हो, है ना? ये सुन शाकुटेन हैरान रह गया। बड़ी बेटी को ये अजीब शब्द कहां से सीखे मिले? कोयर को चुप देख वकानो ने समझा कि वो शर्मा रही है। उसने नंगे पैर आधा कदम आगे बढ़ाया और बोली, तुम कीमत बताओ, कितने सोने के सिक्कों पर तुम उससे दूर रहोगी? लेकिन तभी मैं बीच में कूद पड़ा। कीमत तुम्हारा कुरोमिया परिवार बताए। वकानो को कुछ समझ नहीं आया। तभी मैंने गैस मास्क पहन लिया और अपने हाथ में मौजूद असमथेटिक ग्रेनेड को घुमाने लगा। मैंने कहा, कुरोमिया वकानो बेटी, बधाई हो, तुम गोल्डन सिटी के पहले बदमाश एचिजो सिद्धार्थ की बंधक बन गई हो। शाकुटेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी तलवार अभी आधी गोल घूमी ही थी कि असमथेटिक ग्रेनेड की जहरीली गैस वहीं फैल गई। जब शिंकू ने हाथ हिलाकर सफेद धुआं हटाया, तब तक मैं उनकी बड़ी बेटी को ले जा चुका था। करोड़ों रुपए की कुलीन बेटी का अपहरण हो गया, लेकिन वो न केवल डरी, बल्कि उसने लड़के की गोल्डन पार्टनर बनने का प्रस्ताव रखा और यहां तक कि अपने पिता को मारने की बात भी कही। दरअसल जब मैंने कुरोमिया की बड़ी बेटी का अपहरण किया तो तुकी ने चिंता से भरी शिकायत की, अब सारी अच्छी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने हल्की हंसी हंसी। डर कैसा? मैंने तो असमथेटिक ग्रेनेड फेंका था। अब तक वो लोग अपना नाम भूल चुके होंगे। हुआ भी ऐसा ही। उस समय कपड़े की दुकान में वो दो सुरक्षाकर्मी मेरे चेहरे की शक्ल को लेकर बहस कर रहे थे। शिंकू ने कहा कि मैं सफेद बालों वाला एक कमजोर बच्चा था, जबकि शाकुटेन ने कसम खाकर कहा कि वो पीले बालों वाला था जिसके चेहरे पर तिल थे। और उसी समय कुरोमिया वकानो होश में आ चुकी थी। मैं और तुकी उसके सामने आकर खड़े हो गए। गोल्डन सिटी के नंबर 1 विलन ईसामैन बैरन के बेस में तुम्हारा स्वागत है। तुकी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इस बच्चे के तो अब तक पैंट गीली हो चुकी होगी। लेकिन बात खत्म होते ही कोयर अचानक प्रकट हुआ, जिससे हम डर गए। मुश्किल से बनाया गया बुराई का माहौल उसने पूरी तरह बिगाड़ दिया। मैंने गुस्से से उसकी तरफ मुड़कर डांटा, तूने मुझसे वादा किया था कि चुपचाप रहेगा, फिर क्यों भागा आया? तब वकानो ने बीच में ही मजाक उड़ाया, लगता है तुम्हारी टीम का प्रबंधन बहुत कमजोर है। न सिर्फ बंदा काबू में है, न ही बंधक को बांधना याद है। तुकी ने मेरे पास आकर कानाफूसी किया। अब क्या होगा? हमारी बुराई वाली पेशेवरानियत पर उसने हंसी उड़ाई है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, बंधक को बांधना तुम्हारा काम था, मुझ पर मत थोपो। तुकी ने बेबसी से बहस की, लेकिन उसके हाथ पैर तुमने बांधे थे, अब सब ढीले कैसे हो गए? ये सुन मैं थोड़ा चौंका। ये बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन इस समय कुरोमिया वकानो बंधन तोड़ चुकी थी, चुपचाप वहां बैठी थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैंने तेजी से घूमकर तुकी की तरफ देखा। जब उसने रस्सी खोली, तो तुम बेवकूफ ने क्यों नहीं बताया? तुकी ने कहा। मैंने तो अभी अभी बात की, तब तक वो खोल चुकी थी। हम दोनों में बहस हो ही रही थी कि कुर्सी पर बैठी शख्सियत अचानक गायब हो गई। हमें होश आया, तब तक वकानो सोफे पर बैठी चिप्स खा रही थी और चैन से शाम की चाय पी रही थी। मैं किसी को अपने सामने इतना ढीठ नहीं बनने दे सकता। अगले ही पल मैं उसके पीछे खड़ा हो गया और ठंडी बंदूक उसके सिर पर रख दी। मैंने चेतावनी दी, बेहतर होगा तू अपनी औकात पहचान, वरना मैं अल्केमी से तुझे सबक सिखाने को तैयार हूं। वकानो ने उल्टा मुंह घुमाकर पूछा, क्या ये कुरोमिया परिवार की निजी सजा से भी ज्यादा मजेदार होगा? जैसे हमारा सबसे बुनियादी जेनशा डायपर, जहां अपराधी को गड्ढे में बांधकर लोहे की परत चढ़ाई जाती है जब तक कि हड्डियों के चटकने की आवाज न आने लगे। ये सुन तुकी के पसीने छूट गए। उसने पूछा, अगर हम तुझे अभी छोड़ दें तो क्या तुम्हारा परिवार हम पर यह सजा नहीं इस्तेमाल करेगा? मैंने तुरंत इस कायर को डांटा, तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। यहां तक पहुंचकर भी यही चिंता है। तब वकानो ने कहा, चिंता मत करो, तुम लोगों पर अभी इन सजाओं में से कोई नहीं डाली जाएगी। तुकी ने राहत की सांस ली। तभी उसकी बात का रुख बदला, क्योंकि तुम लोगों पर जो सजा होगी वो तुम्हें इस दुनिया में आने से भी ज्यादा शर्मिंदा करेगी। ये सुन तुकी का अभी शांत हुआ दिल फिर से धड़कने लगा। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले वकानो ने एक और दिलासा देने वाली बात कही, मैं उन्हें रोकने के लिए कहूंगी और तुम लोगों को बहुत सारा पैसा भी दूंगी। बस एक काम करना होगा, मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाना। ये सुन मैं और तुकी दोनों हैरान रह गए।
मैंने सावधानी से उसकी कोई योजना पूछी तो वकानो ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बोरियत होती है, बस थोड़ा मजा चाहिए। और तुम लोगों ने शाकुटेन और शिंकू को भी मजबूर कर दिया। ये बताता है कि तुम में दम है। मैं तुम्हारी पर्दे के पीछे की मालकिन भी बन सकती हूँ। तो कि पैसों का नाम सुनते ही लालची हो गया। मैं जानता था कि आसमान से कुछ गिरता नहीं। अगले ही पल वकानो ने मेरे पास आकर कहा, हाँ, तुम्हें मेरी पूरी बात माननी होगी। मैंने ठंडेपन से उसका हाथ हटाया। सपने में भी मत सोचना। बात अधूरी थी कि तूकी ने मुझे एक झटके में हटा दिया। उसने सिर हिलाते हुए मेरी तरफ से फैसला सुना दिया। मैं गुस्से से पागल हो गया। कमबख्त चूहा, पेरशेलाड परिवार की इज्जत तूने कुत्ते के मुंह डाल दी। तुकी ने जवाब दिया, जब कोई मालिक होगा तो हम और बेधड़क अपराध कर सकेंगे। मैंने उसकी परवाह नहीं की। सीधे ऐलान कर दिया कि पेरशेलाड परिवार किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। यह कहकर मैंने टुकी को आदेश दिया कि वो उसे फिर से बांधे। अब मैं कुरोमिया परिवार से फिरौती लेकर बंधक छोड़ूंगा। तब वकानो खड़ी हो गई। उसने कहा, बेकार है। कुरोमिया परिवार के किसी सदस्य के अपहरण होने पर उसे अपने आप त्याग समझ लिया जाता है। वो अपहरणकर्ता को मारने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। बात खत्म करते ही उसकी नजरें अचानक गंभीर हो गईं, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया। बिना शर्त तुम्हें एक रकम दूंगी, बस मेरा एक काम करना, कुरोमिया हिदेशी को मार देना। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि ये शख्स न केवल कुरोमिया परिवार का मालिक है, बल्कि वकानो का असली पिता भी है। उसने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? गोल्डन सिटी के नंबर 1 बदमाश में हिम्मत नहीं है? अपने ही पिता को मारने को कह रही है। क्या कोई हत्यारा पैसों से मुंह मोड़ेगा? तुकी ने मजाक में कहा, तो अपने बाप को ही नहीं जानता, बात क्या कर रहा है मारने की? मैंने निराशा से कहा, मां ने कहा था, जब मैं परिवार को फिर से मजबूत करके गोल्डन सिटी पर कब्जा कर लूंगा, तब वो मुझे पिता के बारे में बताएगी। तुकी ने मुझे ढांढस बंधाया। कोई बात नहीं, एक एक करके देखेंगे। पहले ये महंगा खाना खत्म कर लेते हैं। लेकिन कुरोमिया परिवार की वो लड़की पैसे देने में तो बहुत उदार है। अग्रिम में 20 मिलियन किंग बार दे दिए। ये तो 10 बार बैंक लूटने के बराबर है। ये पैदा होते ही पूंजीपति परिवार में हुई है, लेकिन कुरोमिया परिवार अपने ही खून के रिश्तेदारों पर बहुत कठोर है। 5 साल में ही उन्हें हत्या की कला सिखाने पर मजबूर कर देते हैं। मैंने सहमति में कहा, हाँ। उसने अपनी आस्तीन में 26 चाकू के टुकड़े और 13 जहरीली सुइयां छुपा रखी थीं। अगर धीमी गति का कैमरा न लगाया होता तो उसकी हरकतों का पता ही न चलता। सौभाग्य से उसकी हमारे प्रति कोई बुरी नीयत नहीं थी। तब तुक्की ने हंसते हुए कहा, वो लड़की तुझे अपनी जेब में रखना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत उसका खंडन किया। अगर तुझे इतना ही जेब में रखना है तो कल तेरा और तेरे सारा सामान कुरोमिया परिवार के घर भिजवा दूंगा। मेरे और उसके बीच सिर्फ एक सौदा है। कुरोमिया हिदेशी को मारने के बाद मैं उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। उसने मेरे इस अपहरण को मजाक बना दिया। तुकी ने कहा, अगर कुरोमिया हिदेशी को मार डालेंगे तो उसके बाद जब वो सत्ता में आएगी तो हमारे खर्चे की कमी नहीं होगी। और फिर तूने उसे वापस भेजने से पहले उससे बदला तो लिया ही नहीं। दरअसल कुरोमिया वकानो की जानने के बाद हमने उसे बांध दिया और मेरे नए बनाए कीड़े वाली खुजली वाली घास से उसे सजा दी। उसके शरीर के किसी भी हिस्से को छूते ही खुजली कई गुना बढ़ जाती थी। और उसी समय कुरोमिया परिवार के घर में शाकुटेन और शिंकू को बड़ी बेटी की सुरक्षा न कर पाने के कारण कुरोमिया हिदेशी ने कांच के कंटेनर में डालकर सजा दी थी। अगले ही पल उसने कीड़ों से भरा एक गिलास उठाया और धीरे से बोला, कन खजूरों की तुलना में पतंगे मकड़ियाओं इंसानों के शरीर में घुसकर अंडे देने में ज्यादा माहिर होती हैं और उनके अंडे देने की मात्रा पहले से 100 गुना ज्यादा होती है। उन बेकार लोगों के लिए जो अपने मालिक की रक्षा नहीं कर सके, इस तरह दिमाग साफ करना सबसे अच्छा है। ये देख शाकुटेन डर से कांपने लगा। उसके गले से बस यही निकला, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं बड़ी बेटी को बिना एक बाल भी नुकसान पहुंचाए वापस लाऊंगा। ये सुन कुरोमिया हिदेशी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम बेकार लोग अपहरणकर्ता की शक्ल तक ठीक से नहीं बता सकते, फिर भी मुझसे बचाने की बात करते हो। ये कहकर उसने कीड़ों को कंटेनर में डालने ही वाला था कि अचानक कुरोमिया वकानो आ गई। वो बोली, पिताजी, मैं ठीक हूं, कृपया सजा माफ कर दीजिए। बेटी को देखते ही कुरोमिया हिदेशी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने घबराकर गिलास फेंका और उसे गले लगा लिया। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तू ठीक है तो बहुत अच्छा है। 2.5 मिनट बाद बड़ी बेटी की जान बचाने के लिए एहसान, कुरोमिया वकानो चुप रही। बस अपने कपड़ों से चिप्स का एक पैकेट निकालकर खोला और सीधे शाकुटेन को देते हुए बोली, ये बहुत स्वादिष्ट है, छक कर देखो। शाकुटेन अचंभित रह गया। आम आदमी की ये कचरा खाद्य सामग्री कुरोमिया परिवार में कैसे आ सकती है? ये सुन कुरोमिया वकानो ने गुस्से से डांटा, खाने को कहा तो खा, इतनी बकवास क्यों? शाकुटेन ने घबराकर एक चिप मुंह में डाली। नमकीन सुगंध उसके मुंह में फैल गई। उसकी पुतलियां फैल गईं।
दुनिया में इतनी स्वादिष्ट चीज भी होती है। फिर वो चिप्स लपक कर भेड़िए की तरह खाने लगा। उसने पूछा, लेकिन बड़ी बेटी, आप उन लुटेरों के चंगुल से कैसे बच निकली? कुरोमिया वकानो ने बस हल्की मुस्कान दिखाई। ये तो राज है। कमरे में पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट गई और शर्म से बुदबुदाई, बदबूदार कपड़े मुझे हमेशा सताते हो। उसी समय दुकान मालिक थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करा चुका था। 3 महंगी ड्रेसें चोरी होने से उसे 8 लाख का नुकसान हुआ था। लेकिन जब पुलिसकर्मी ने संदिग्ध की शक्ल पूछी, तो उसने जैसी शक्ल बताई, वो कुरोमिया परिवार के 2 नौकरों से बिल्कुल अलग थी। वो कितना भी हाथ पैर हिलाकर समझाने की कोशिश करता, पुलिसकर्मी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी एक गुलाबी बालों वाली लड़की ने अंदर आकर दरवाजा धक्का दिया। उसके होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। उसने कहा, सुना है यहाँ एक बदकिस्मत है जिसने एक रात में 8 लाख गंवा दिए। क्या वो तुम हो? पुलिसकर्मी अभी उठकर उसे भगाने ही वाला था कि उसने एक किताबी पहचान पत्र निकालकर उसके सामने रख दिया। पता चला कि वो लड़की लाइट हाउस जिले की नई पुलिस प्रमुख थी। दूसरों की नजरों में ये सुनने वाला असल में मेरा एक अच्छा प्रयोग है, लेकिन 4 दीवारी के भीतर ये मेरी तरफ कुत्ते की तरह मुंह भी चाटता है। हालांकि दीवार पर टंगा वो बंदा जो बहुत जालिम लगता है, लेकिन उसे प्रयोगशाला में आने से पहले की यादें धीरे धीरे जाग रही हैं और वो अपनी पहचान पर सवाल खड़े करने लगा है। दरअसल जब गुलाबी बालों वाली लड़की ने बताया कि वो नई पुलिस प्रमुख है, तो पुलिसकर्मी को पूरा यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं होता? ये कहकर उसने अपनी टांग मेज पर रख दी। इतना मनचला अंदाज इस थाने में सिर्फ मैं ही दिखा सकती हूं। पुलिसकर्मी को थोड़ा गुस्सा आया। तू मेरे साथ मजाक कर रही है? लेकिन गुलाबी बालों वाली को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, सच में अपने अधीनस्थों को थोड़ा मीठा देना चाहिए, वरना मानेंगे नहीं। तो बस तुम्हें एक बार छूने दूंगी। छूने के बाद मेरी बात माननी होगी। ये कहकर उसने अपने कपड़े खोलकर सफेद बदन दिखाया। पुलिसकर्मी ने बिना कुछ कहे दरवाजा पटक दिया और बाहर चला गया। मुंह से यही बुदबुदाता रहा, कहां से आई ये बेसिर पैर की लड़की? तब एक बैल के सिर वाला कमांडर आया। उसने कहा, मार्क, नई प्रमुख नंबर 1 पूछताछ कक्ष में गई है। तू उसका स्वागत करना, ठीक से करना। पुलिसकर्मी असमंजस में था। बॉस, क्या तुम यकीनन उस छोटी लड़की को नई प्रमुख कह रहे हो? मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? बात खत्म होते ही उसके पीछे सहकर्मी इकट्ठा हो गए। मार्क, नई आई प्रमुख बहुत हॉट है। लाइट हाउस जिला थाने में काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक बैल के सिर वाले कमांडर ने गुस्से से डांटा, बस करो, सब शांत हो जाओ, उसे कम मत समझो। मुख्यालय ने उसे चुनने में 1 साल लगा दिए। मैंने उसकी फाइल देखी, उसमें कुछ भी दर्ज नहीं था। लगता है वो किसी बड़े व्यक्ति की विशेष नियुक्ति है। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि गुलाबी बालों वाली कब उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, कौन बड़ा व्यक्ति? सब लोग डर से अकड़ गए और सीधे खड़े होकर सलामी देने लगे। प्रमुख जी, कृपया आदेश दें। ये देख गुलाबी बालों वाली ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सब इतने तनाव में क्यों हो? मैं उन सख्त बूढ़ों जैसी नहीं हूं। मेरे काम करने के तरीके को 6 शब्दों में बांटा जा सकता है, खुशमिजाजी, उत्साह और अपनी सीमाओं से बाहर। तब एक घुंघराले बालों वाले ने धीरे से उसे सुधारना चाहा, लेकिन गुलाबी बालों वाली ने न केवल गुस्सा किया बल्कि उसके कंधे पर हाथ भी रखा। घुंघराले बालों वाले लड़के के कान लाल हो गए। उसे लगा कि प्रमुख उसे चूमेगी, लेकिन उसने उसके चेहरे पर एक मुस्कान वाला स्टीकर चिपका दिया। ये तुम्हारा इनाम है। ये सब करने के बाद उसने आराम से ऐलान किया, आज से व्हाइट क्वीन बैंक डकैती मामला, कुरोमिया बड़ी बेटी अपहरण मामला और गोल्डन फैमिली ड्रेस चोरी मामला, तीनों को मिलाकर एक ही मामले में जांच की जाएगी और जो कोई भी अहम सुराग देगा वो मेरे साथ डेट कर सकता है। बात खत्म होते ही सब लोग दस्तावेज कक्ष की तरफ दौड़ पड़े। तब बैंगनी बालों वाले ने हैरानी से पूछा, बॉस, तुम तो कहते थे पतली औरतें तुम्हें पसंद नहीं, आज सबसे तेज क्यों दौड़ रहे हो? बैल के सिर वाले कमांडर ने सिर्फ इतना कहा, मैं तो सिर्फ मामला सुलझाना चाहता हूं। सबके जाने के बाद गुलाबी बालों वाली ने एक तस्वीर निकाली और हल्की मुस्कान दिखाई। ये बार तुमसे हाथ नहीं धुलने दूंगी, विद्रोही छड़ी। और तस्वीर में मैं कोयर को लेकर गैमेरा प्लाजा से गुजर रहा था। दरअसल उस दिन गुलाबी बालों वाली वहां थी और उसने ये सब सबूत तस्वीरों में कैद कर लिए थे। उसी समय भव्य रंगमंच के अंदर 2 सेवक आपस में बातें कर रहे थे। सुना है महान नाटककार मेयर अगले शुक्रवार को यहां परफॉर्म करने आ रहा है। तुम बात कर रहे हो उस रातोमा वाले के बारे में? मैं उससे बढ़कर तो वहां की हत्यारा टुकड़ी मीकेन मशहूर है, जो गोल्डन जोन में घुसकर कुलीनों को मारने की हिम्मत रखती है। बात अधूरी थी कि उसके सामने से एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की गुजरी। दरअसल मैं कोयर को लेकर रंगमंच आया था। पीले बालों वाला उसे घूरता देख तुकी ने अचानक चालाकी से उसके पास आकर चिताया, अरे नन्हे, फिर उसकी तरफ घूरा तो तेरी आंखें मैं निकाल लूंगा।
पीले बालों वाला डर के मारे तुरंत झुककर माफी मांगने लगा। वो हमारे प्रवेश टिकट जांचना ही भूल गया। बाद में उसके सहकर्मी ने जब पूछा तो पीले बालों वाले ने तुरंत जवाब दिया, तुमने उसकी शान नहीं देखी? बिल्कुल अमीर घराने की बड़ी बेटी जैसी लग रही थी। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते थे। रंगमंच में घुसने के बाद कोयर तुरंत अपनी बेवकूफ वाली शक्ल में आ गया, झुककर मुझसे तारीफ मांगने लगा। अगले ही पल सीधे मेरी तरफ मुंह बढ़ा दिया। तुकी ने नाराजगी से कहा, अगली बार तू उसका सहायक बनना, हर बार मुझे मत उलझाया कर। मैंने उसकी परवाह नहीं की। इस बार हमारा काम भव्य रंगमंच के नक्शे को समझना था। अगले शुक्रवार को कुरोमिया हिदेशी यहां प्रदर्शन देखने आएगा। मुख्य हॉल वहीं है। जल्द ही हम मुख्य हॉल पहुंच गए। यहां लक्ष्य की जगह है। तब कोयर ने पास लगी एक तस्वीर देखी जो उसके असली पिता की थी। वो कायर आदमी जिसने एक बार मीकेन को उसे ले जाते देखा था और कुछ नहीं कह पाया था। 2.5 मिनट बाद हमने मुख्य हॉल का नक्शा समझ लिया। तब तक रंगमंच से बाहर निकले तो पता चला कि कोयर गायब था। पकड़ा गया। आखिरी आफत को भूमिगत गिरोह ने पकड़ लिया और उससे उसके महंगे कपड़े देने को कहा। लेकिन सफेद बालों वाला चाहे जितनी बार मारता, कोयर यही कहता था, ये कपड़े मालिक ने दिए हैं, तुम्हें नहीं दे सकता। इससे सफेद बालों वाले को बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर उसका मालिक कैसा है। उसने अपने आदमियों को उसकी याददाश्त देखने का आदेश दिया, लेकिन इससे उसकी हत्यारे वाली यादें जाग गईं। दरअसल 2 घंटे पहले दीवार पर लगी तस्वीर में वो शख्स उसकी नजरों में आया था। उसकी उंगलियां बेख्तियार तस्वीर में मौजूद उस शख्स को सहलाने लगीं। उसे गली के कोने से आ रहे एक आदमी का ध्यान नहीं आया। वो आदमी सूट पहने मुस्कुराता हुआ पास आया। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि गोल्डन सिटी में भी मेरे प्रशंसक हैं। इस बड़े रंगमंच पर प्रदर्शन करना मेरे लिए गर्व की बात है। फिर उसने प्यार से कोयर से उसका नाम पूछा। आने वाला यह शख्स कोयर का असली पिता नाटककार मेयर था। यह सुन कोयर के गले में हलचल हुई। पापा शब्द मुश्किल से मुंह से निकला था कि जोरदार चीख से बात कट गई। अगले ही पल 2 छोटी वाली एक लड़की मेयर की गोद में कूद पड़ी। उसकी मीठी आवाज में नखरे थे, पापा मैं आ गई। फिर कोयर की सौतेली मां भी बाहर आकर बोली, माइलो मेहमानों के सामने शरारत मत करो। मेयर हंसते हुए हाथ हिलाने लगे। ये लड़की मेरी प्रशंसक है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब वो लड़की फिर मुड़ी तो उसे लगा कि तस्वीर देखने वाली लड़की गायब हो चुकी थी और उसी समय कोयर रंगमंच से बाहर निकलकर डार्क स्ट्रीट पर पहुंच चुकी थी, जहां तरह तरह के लोग मिलते हैं। रास्ते में लोग उसे रोकते रहे, लेकिन वो किसी की परवाह न करते हुए बस अपनी चाल चलती रही, जब तक कि एक अंधेरी गली में न घुस गई। वहां झुककर बैठ गई और बार बार खुद से पूछने लगी कि आखिर वो कौन है। तभी एक सफेद बालों वाली औरत बाहर आई, बोली, बेचारी चिड़िया, क्या अपने घर का रास्ता भूल गई? तुझे देखकर लगता है कि तू सुंदर है। चल हमारे चीनिया में शामिल हो जा। बस ये शर्त है कि तू अपने ये कपड़े उतारकर हमें दे दे। ये कहकर उसने कोयर के गले का पट्टा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कोयर ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, ये मालिक ने दिए हैं, उतार नहीं सकती। सफेद बालों वाली औरत ने कोयर के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। तुझे अपनी औकात नहीं मालूम लगती? फिर उसने चेतावनी दी, तू सच में नहीं उतारेगी? हालांकि कोयर पिटकर कांप रही थी, लेकिन फिर भी नहीं झुकी। सफेद बालों वाली औरत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कई चाकू फेंके। उसके निशाने पर चोट करने के कारण चाकुओं ने कोयर के कई जगहों को घायल कर दिया। खून बहने लगा और इसी समय मैं और तुकी गली में आ चुके थे। वो अपनी तेज सूंघने की शक्ति से कोयर को ढूंढ रहा था। जल्द ही वो एक गली में घुस गया और पूरे यकीन से बोला, आफत वाली छोकरी यहीं है। मैंने उसे हड़बड़ाया, तो फिर क्या कर रहा है, अंदर चल। तुकी ने कहा, आगे डार्क स्ट्रीट है, अगर हम वहां खो गए तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने बेरुखी से कहा, बस कुछ बदबूदार मछलियां हैं, तुझे लगता है मैं डरूंगा? ये सुन तुकी ने तुरंत विरोध किया, तू कम उम्र का है इसलिए कुछ नहीं जानता। अंदर चीनिया का गढ़ है, लाइट हाउस जोन के अफसर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इस समय डार्क स्ट्रीट के अंदर कोयर बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर चुकी थी। उसे कई बड़े लोगों ने घेर रखा था। बड़े बॉस ने कहा, नई आई को तो अनुशासन सिखाना पड़ता है। अचानक छोटी बहन को लगता है प्यार में धोखा मिला है। यह सुनकर सफेद बालों वाली औरत ने तिरस्कार से कहा, मर्दों के लिए दुखी होने की क्या जरूरत, वो तो बस हमारे गुलाम हैं। पीछे से उसके साथी तुरंत बोल पड़े, मां सच कह रही है, हम सब कूड़ा हैं। ये सोचकर कि कोयर कहीं पुलिस की तरफ से भेजी गई जासूस तो नहीं, सफेद बालों वाली औरत ने कौवे को आदेश दिया कि वो स्प्रिट सर्च तकनीक से उसकी याददाश्त देखे। अगले ही पल कौवा कोयर के सामने बैठ गया और उसका हाथ उसके सिर पर रख दिया। जल्द ही कोयर की यादें उभरने लगीं, जिसमें न केवल मेरी शक्ल थी बल्कि उसके असली पिता द्वारा त्यागे जाने का दृश्य भी था और मीकेन में भर्ती होने के बाद उसके साथ हुए तरह तरह के जुल्म भी थे। डोबरमैन हर बार सिर्फ एक रोटी फेंकता,
जिससे वो आपस में लड़ते, जो बचता वो खाता। बचपन से ही उसे कमजोरों के खाने का नियम सिखाया गया था। उसके जीने का एकमात्र मतलब संगठन के कार्य पूरे करना था। ये देख कौवे के पसीने छूट गए। वो तुरंत कोयर की पहचान समझ गया। इस समय मैं और तुकी चीनिया के गढ़ में पहुंच चुके थे। मैंने कीड़ों से भरे डिब्बे को एक लड़के के सिर पर रखकर कोयर का पता पूछा। मैंने कहा, मेरा मूड अभी बहुत खराब है। अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो तेरी हालत तेरे साथी जैसी हो जाएगी। देखते ही देखते बायोकेमिकल ब्रेन पैटर्न ने उसके पास के एक आदमी को सुखाकर कंकाल बना दिया। ये देख तुकी ने मन ही मन सोचा, ये चीज हालांकि ईसो ने बनाई थी, लेकिन वो हमेशा इसे घिनौना कहता था। लगता है इस बार ईसो ने सच में आग बबूला हो रखा है। वो लड़का डर के मारे झूठ नहीं बोल सका। उसने जल्दी से बता दिया कि कोयर को सफेद बालों वाली औरत गोदाम में ले गई है। लेकिन जब हम गोदाम पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हम सन्न रह गए, क्योंकि गोदाम के अंदर हर तरफ लाशें पड़ी थीं। मैंने तुरंत जाकर मुर्दों के जख्म देखे। सबके गले चाकू से कटे हुए थे। मुझे हैरानी हुई। अगर कोयर बेकाबू होता तो वो हीट प्रेशर कैनन का इस्तेमाल करता, न कि गले पर चाकू मारता। अचानक किनारे से सफेद बालों वाली औरत की मदद की पुकार सुनाई दी। वो कमजोर हालत में जमीन पर पड़ी थी। वो भी गले पर चाकू मारने की सजा से नहीं बच पाई थी और उसकी एक उंगली भी कट गई थी। कपड़े उतारी हुई औरत को देख तो कि बेचैन हो गया। मैंने सख्ती से कहा, बकवास बंद कर। अगर अभी नहीं बचाया तो ये मर जाएगी। फिर मैंने सफेद बालों वाली औरत को ह्यूमन रिपेयर फ्लूइड का इंजेक्शन लगाया। 2.5 मिनट से भी कम समय में उसके सारे जख्म भर गए। बस वो औरत अभी भी पिछले डर से उबर नहीं पाई थी। उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। जब हमने पूछा कि क्या हुआ तो वो पागलों की तरह हो गई। उसके मुंह से बस यही निकलता रहा, मुझे कुछ नहीं पता। दरअसल 2.5 मिनट पहले जब कौवे ने कोयर की याददाश्त देखी तो कोयर में हत्यारे वाली यादें जाग गईं। उसके सुनहरे बाल भी बैंगनी हो गए। ये देख तीनों बहुत घबरा गए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचते, सारे रहस्य जानने वाले कौवे को कोयर ने पकड़ लिया और उसका दाहिना हाथ तुरंत तोड़ दिया। सफेद बालों वाली औरत ने कभी नहीं सोचा था कि उसने जिस लड़की को बिना सोचे समझे पकड़ा था वो मीकेन संगठन की थी। लेकिन कोयर ने हत्यारा संगठन के तरीके से उन्हें नहीं मारा, बल्कि उससे कपड़े देने को कहा, जिससे सफेद बालों वाली औरत के गाल लाल हो गए। दरअसल अभी अभी जब हम कोयर को ढूंढ रहे थे तो हमें चीनिया का सरदार, सफेद बालों वाली औरत, बुरी तरह जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी मिली। उससे हमें पता चला कि कौवे ने कोयर की याददाश्त देखने के बाद उसमें पहले की हत्यारे वाली यादें जाग गईं और उसके सुनहरे बाल बैंगनी हो गए। और ठीक होने के बाद उसने सबसे पहले कौवे का दाहिना हाथ तोड़ा। सफेद बालों वाली औरत ने भले ही समय रहते हाथ बढ़ाया, लेकिन कोयर ने हत्यारे के अनुभव से उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने अकेले ही उसके द्वारा फेंके गए 3 तीर पकड़ लिए। पास में खड़े सन ने इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसने कोयर को धमकी दी कि वो जल्दी से कौवे को छोड़े, नहीं तो वहां से जिंदा बाहर निकलना भूल जाए। जब तक कौवे ने यह नहीं कहा कि कोयर मीकेन है, तब तक इन लोगों का रवैया 180 डिग्री तक नहीं बदला था। फिर सफेद बालों वाली औरत आगे आई और बातचीत करने लगी। कहने लगी कि अगर कोयर कौवे को छोड़ देगा तो वो कोई भी शर्त मान लेगी। सन को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसे लगा कि बॉस को इतनी गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लोग ज्यादा हैं। कोयर अकेले से लड़ने में शायद हार ना हो। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि सफेद बालों वाली औरत ने चिल्लाकर उसे रोक दिया। सफेद बालों वाली औरत ने कोयर से वादा किया कि वो उसके ठिकाने का राज कभी नहीं बताएगी, और समझाया कि आखिर हमने चीनिया संगठन इसलिए बनाया है ताकि सुरक्षा गश्ती ब्यूरो और विश्व कुलीनों के खिलाफ लड़ सकें। तू हम पर पूरा भरोसा कर सकती है। लेकिन कोयर ने ठंडेपन से सिर्फ इतना कहा, अपने कपड़े उतारकर मुझे दे दे। सफेद बालों वाली औरत ये सुनकर वहीं ठिठक गई। ये मांग वाकई बहुत ज्यादा थी, लेकिन आखिरकार उसने वैसा ही किया। कोयर के जाने के बाद सन ने अपना माथा पकड़कर बेबसी से कहा, बॉस, तू चीनिया की सरदार है। वो जो कहे तू वैसा ही करती है। सच में बड़ी शर्म की बात है। ये सुनते ही कौवे ने तुरंत चेतावनी दी, अपना मुंह बंद रख। अगर उसने बॉस की वजह से हमें माफ न किया होता तो अब तक। लेकिन चिनिया और सन ने उसकी परवाह नहीं की। वो किनारे मजाक उड़ा रहे थे। कौवे ने बेबसी से सफेद बालों वाली औरत की तरफ देखा और बोला, बॉस, मुझे फिर भी नहीं लगता कि ये ठीक है। आखिर मीकेन के काम करने के तरीके और उसके अनुभव के हिसाब से देखा जाए तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। बात खत्म होते ही पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मीकेन के काम करने के तरीके से देखा जाए तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये सुनते ही सब लोग डर से ठिठक गए। आने वाला शख्स था मीकेन का डोबरमैन।
इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सन का गला काट दिया गया। उसने टोमेटो सॉस उगलते हुए सिर्फ इतना कहा, बॉस जल्दी भागो, और चुप हो गया। चिनिया और दूसरे भी एक एक कर मारे गए। आखिर में सिर्फ सफेद बालों वाली औरत बची, जो डोबरमैन के सामने थी। डोबरमैन उसे देखकर ठंडेपन से बोला, गोल्डन सिटी के भूमिगत गिरोह सब ऐसे ही होते हैं क्या? तुम लोगों को मारना चूहे को मारने से भी आसान है। पूरी कहानी ऐसी ही थी। उसके बाद मुझसे मिली। सफेद बालों वाली औरत ने प्रार्थना की, कृपया करके कौवे लोगों को बचा लो। अगर वो बच गए तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। चिनिया संगठन आज से तुम्हारा नौकर रहेगा। ये सुन तुक्की में उत्साह आ गया। उसने कहा, ये तुमने खुद कहा है। लेकिन बात करते करते उसने सोचा, ये सब काम तो आफत वाली छोकरी ने नहीं किए। मीकेन इतनी ताकतवर है, फिर आफत वाली छोकरी उस बूढ़े बैल से भी क्यों नहीं जीत पाई? मैं किनारे थोड़ा व्याकुल था, उसके बाल बैंगनी हो गए। ये बिल्कुल नामुमकिन है। निराशा के कैंची के मेजबान पर हजारों बार प्रयोग किए गए। कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया था। लेकिन तुकी की नजरें सिर्फ उसी पर थीं। उसने तुरंत जाकर चिनिया की आंखें देखीं और खुद से कहा, अगर बचाना ही है तो उस तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो सोच पाता, मैं उसे बाहर खींचने लगा। उसने कहा, अब समय बर्बाद करने का नहीं है। कोयर को ढूंढना होगा और उसे वापस लेना होगा, वरना हमारी अब तक की सबसे कीमती प्रयोगशाला संपत्ति पानी में मिल जाएगी। तुकी ने मुझे झटका देकर हटाया और बोला, पहले रुक, मैं उसे एंटीसेप्टिक दवा देता हूं। मैंने विरोध किया, क्या देगा? तू खुद कहता था कि लोगों को बचाना बुरी आदत है। तुकी ने गर्दन तानकर कहा, मैं ही दो मुंहा कुत्ता हूं, क्या तुझे ऐतराज है? बात खत्म करते ही तुकी ने सफेद बालों वाली औरत की तरफ दवा का एक डिब्बा फेंका। जल्दी से सबको एक एक इंजेक्शन लगा, नहीं तो लाश सड़ जाएगी तो फिर कुछ नहीं होगा।